हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। मैं हूं मोहम्मद आसिम और दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सेटिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका वजह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार के मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री से 2 सवाल आए थे और एक सवाल ऐसा था कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत हद तक आप उसका आंसर कर पाएंगे। वैसे तो उसका आंसर आप बेस्ट तब कर पाते जब आप पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे, है ना। एक बहुत अच्छा बेस्ट आंसर निकल सकता था, लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है उस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया था कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, नदी हो गया, हिमालय हो गए, है ना, इन सब का क्या रोल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री के डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये बात एक इस चीज को अब यहां आप एक्नॉलेज कर पाएंगे। यू विल रियलाइज जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हाँ किस प्रकार से ये जो आप ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं वो कैसे हमारे इतिहास को यहां पर इंपैक्ट कर रहे थे, या आज भी आप देखोगे तो उस पर काफी फर्क पड़ता है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हिमालयस का हम एग्जाम्पल ले तो हिमालय में आपने देखा कि हिमालयस आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का साइड है, यहां से उस पार जाना, हिमालय के उस पार जाना कितना टफ है, या फिर उस पार के लोगों को इस पार आना कितना टफ होता है, क्योंकि टेरेन इतना टफ है ना। इतना आसान नहीं है लोगों के लिए कि इतनी इजीली वो इसको चले जाएं क्रॉस करके। जबकि अगर प्लेन्स होते हैं तो वहां बहुत आसान होता है, या कोई रास्ता हो, कोई रोड हो, उसको क्रॉस करने का तो बड़ा आसान होगा, है ना। तो एंशिएंट टाइम्स में ऐसे बहुत कम आपको पासेस मिलेंगे, ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से जाया जा सकता था। तो इस वजह से आप देखिए हिमालय कितना बड़ा बैरियर एक तरह से बनते हैं, या हम कह सकते हैं एक तरह का पॉलिटिकल बैरियर है, या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री बन गई अपने आप में एक, है ना। इंडिया चाइना के बीच में आप देख सकते हैं इस तरह से, तो कितना मुश्किल होता है। तो ये एक तरह का हाईलाइट है, मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए जो लोग हिमालय के साइड थे हमारे तरफ इंडिया की तरफ, उनका एक अलग पॉलिटिकल सेटअप है, उनका एक अलग कल्चरल लाइफ है ना। और जो हिमालय के उस पार रह रहे हैं उनका एक अलग प्रकार की लाइफ कल्चर है उनका। तो कैसे यहां पर आप देखिए कि बिकॉज ऑफ दिस हिमालय जो ट्रेड है वो दोनों साइड्स के बीच में कम होगा, है ना। अगर कोई पासेस हुए तो वो ट्रेड उसी के रास्ते होगा, और फिर जब ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग इधर से उधर जाएंगे तो कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे, है ना। तो एंशिएंट टाइम्स में किस प्रकार की चीजें चल रही थी, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, आपके पास कुछ भी नहीं था कि आप चीजों को आसान करके आप उस पार चले जाओ, राइट। ऐसे नदियां हैं तो नदियां को क्रॉस करना इतना आसान नहीं था, पुल नहीं हुआ करते थे, है ना। तो हम भी समझेंगे कि कैसे ये ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हमारे एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में यहां पर रोल प्ले किए थे, ये पूरा चैप्टर यहां बताएगा। तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आई वुड से, और आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई है, 1999 का एडिशन है। कई बार मैं आपको इस किताब को दिखा चुका हूं, ये किताब मेरे सामने यहाँ पर ये रखी हुई है, और आप भी इस किताब को खोल लीजिए क्योंकि कुछ पॉइंटर्स आते हैं और वो पॉइंटर्स जो है मैं आपको वहीं से देख के बताता हूं क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके बोलो प्रीलिम्स के अंदर सेम टू सेम लाइन आपको इस प्रकार की देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले। यस, तो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो काफी बोरिंग लगता है क्योंकि काफी ड्राई चैप्टर है। आपको लगेगा मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ क्या, ऐसा लगने लगेगा, फील आ गया सर आप तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। बट यस, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम थोड़ी बहुत ज्योग्राफी समझ जाएंगे तब हम समझेंगे। जैसे आप सोच ही नहीं सकते हो कि मानसून, हम मानसून जानेंगे कि मानसून के यहाँ पर कितने, यहाँ पर कैसे साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, कैसे नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, हम उसके फिनोमेना में नहीं जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, हम उसके इस फिनोमेना में नहीं जाएंगे। बट यस, यू विल अंडरस्टैंड कि उस मॉनसून की वजह से कि एंशिएंट इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा था, वो हम जरूर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपसे एक लाइन बोलूंगा और उस लाइन को आप एक बार कॉम्प्रिहेंड करिए कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि अगर हमको हिस्ट्री जाननी है, अगर हमको हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जानना है तो हमें उसकी, इंडिया की ज्योग्राफी को एक बार पता होना चाहिए। हमें इसकी ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब मैं बोल रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो यहां पर मैं बात करूंगा, पहले मैं पूरी बात करूंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम पूरी चीज को यहां डिस्कस कर लेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब हम बात करते हैं तो यू नो दैट कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहां पर आपको 5 कंट्रीज में डिवाइड इसको किया गया है ना। आपको इंडिया मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर आपको पाकिस्तान मिलता है,
इसके अंदर आपको बांग्लादेश मिलता है, इसमें आपको बांग्लादेश मिलता है, इसमें हमें मिलता है नेपाल, नेपाल, और इसमें हमको मिलता है भूटान। तो दीज कंट्रीज हैं जो एनसीईआरटी कहती है कि कंट्री पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहां पर कहलाते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बड़ी शॉकिंग चीज होती है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जो यूरोप से बहुत बड़े हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें, हम अपने इंडियन की बहुत ऐसे बिहार की बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सब कॉन्टिनेंट है बिहार का, वो इंग्लैंड से, जो सब कॉन्टिनेंट है, स्टेट है बिहार का, वो इंग्लैंड से भी बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है ना। ये एक पॉइंट जैसे आप चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार इज वे 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 बिगर देन इंग्लैंड, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मिलेंगे आपको, यूरोपियन कंट्रीज, जो एक्चुअली बहुत छोटे होंगे हमारे और भी अदर स्टेट से। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत बड़ा स्टेट है, पता नहीं कितने सारे कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज उतने साइज में आ जाएंगे। तो यूरोप, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बहुत लार्ज है ना, बहुत बड़ा है। और इसी के बारे में हम यहाँ पर इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सी कहानी है, यहाँ तक कोई आई होप दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब हम जब शुरुआत कर रहे हैं, जब मैं आपसे बोलता हूँ कि इंडियन, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई, जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो एक बात आपको पता है कि इंडिया जो है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है ना, ट्रॉपिकल जोन। अब ये सब एक ज्योग्राफिकल चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी से समझा देता हूं आसान भाषा में। जब मैं बोलता हूं ट्रॉपिकल जोन, आपको पता है कि इंडिया जो लाई करता है ट्रॉपिक्स के बीच में ना। आपको पता है कि इस तरह से हम जो है ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। हमारे कंट्री से आपको पता है वो लाइन निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करती है बताइएगा मुझे एक बार कमेंट के अंदर। बट हम ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं, ठीक है ना, हम ट्रॉपिकल जोन के अंदर लाई करते हैं। ऑफ कोर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी चीजें जाती हैं इंडिया की, बट हम जो बोला जाता है दैट इज वी लाई इन द ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है। तो जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया चूंकि ट्रॉपिकल जोन में लाई कर रहा है। अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मॉनसून। अब मॉनसून जो वर्ड है, सबसे पहले आपको बताऊं, अरब्स ने वर्ड दिया था। तो मॉनसून की डिस्कवरी होती है 45-47 एडी के आसपास। 45-47 एडी के आसपास इसकी डिस्कवरी होती है बाय हिप्पलस, बाय हिप्पलस मॉनसून की डिस्कवरी होती है। और मॉनसून की डिस्कवरी के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। अदर यूरोपियन कंट्रीज मॉनसून की वजह से भारत पहुंचते हैं। कैसे बताता हूं, देखो, ये तो आपको पता होगा कि मॉनसून के यहां पर एक तरह से मैं दो तरह के मॉनसून की यहां पर बात कर सकता हूं। एक होता है जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून होता है ना। एक हमारा होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। घबराइएगा नहीं कि सर आप ज्योग्राफी पढ़ाने लग गए, एक बार थोड़ा सा सब्र करके सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। और फिर एक हम बात कर सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए कि मैं एक टाइम बात कर सकता हूं कि हाँ समर मॉनसून, ऐसे लिख सकता हूं, जिसको मैं आसान समझाने के लिए समर मॉनसून। और मैं एक बात कर सकता हूं विंटर सीजन के बारे में, क्योंकि विंटर्स में यहां पर दो प्रकार से आपको हवाएं भारत के अंदर मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हवाएं जो हैं आपकी मेडिटेरेनियन सी से आती हैं वो हैं। और दूसरा आपका होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, है ना। सबने इसके बारे में आई होप ये सब लोग जानते होंगे, बड़ा ही आसान सा चीज है, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ना। और ये वाला जो मॉनसून है समर मॉनसून, विच इज बेसिकली रिफर टू एज दी साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब देखो यार दोस्तों, सिंपल सी बात है, सबको पता है साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना। जैसे अब ये वाला अगर मान लीजिए इंडिया का यहां पर, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो आप जानते हैं दिस इज योर साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना, ये साउथ वेस्ट मॉनसून है। यहां से आने वाला जो है दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और ये जो हवाएं यहां पर आती हैं दे आर योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लियर। तो अब देखो यहां पर ये आपको जो हवाएं, जो आपको, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया का जो ज्योग्राफी है या इंडिया का जो क्लाइमेट है, वो इस तरह से यहां पर इनसे इम्पैक्ट यहां पर होता है। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बारिश करता है, और जब ये बारिश करेगा तो आप देखो कौन से क्रॉप को यहां पर कर रहा है, किस क्रॉप को पानी मिल रहा है, खारिफ क्रॉप को, है ना, खारिफ क्रॉप को, ठीक है। और इधर पानी जब बरसता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं, तो यहां पर जो पानी मिलता है वो किसको मिलता है, राबी क्रॉप को मिलता है। ये चीज अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। वैसे अगेन ये ज्योग्राफी की चीज है लेकिन क्लियर करते हैं। देखो हमारे यहां पर थ्री क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, है ना, 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है
होपफुली आपको ये आपने पढ़ लिया होगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मंजू मैम ने आपको पढ़ाया होगा। तो 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। एक आपको मिलता है पहले आप लिख लीजिए राबी क्रॉप, ठीक है ना। फिर एक तरफ आप लिख लीजिए खारिफ, बता देता हूं एक बार समझ लो, पूरा समझ में आ जाएगा। राबी, खारिफ और बीच में होता है जायद क्रॉप। देखो सबसे पहले अगर कभी कोई राबी क्रॉप के बारे में एग्जांपल पूछे तो पहले दोनों के एग्जांपल देखो, पहले याद कर लो, फिर आपको चीजें याद करने में आसान रहेगा। अच्छा राबी की बात करेंगे तो राबी हो गया वीट, ठीक है ना। राबी हमेशा गेहूं की बात, कभी कोई आंख बंद करके रात को 2 बजे पूछे, सो रहे होगे, राबी बताओ, राबी क्रॉप, तो गेहूं बोल देना। कोई खारिफ बोलता है तो उसमें आप पैडी बोल देना, या राइस की बात करें राइस बोल देना, ठीक है। अब समझ लो तेरा बात को ध्यान से, यहां से शुरुआत कर रहा हूं। राबी क्रॉप जो सोइंग होती है वो यहां से स्टार्ट होती है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है ना। ये नवंबर से शुरू होता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि इस विंटर में जब पानी चाहिए होगा तो कौन सा मानसून पानी दे रहा होगा? नॉर्थ ईस्ट मानसून पानी दे रहा है ना। फिर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पानी मिल रहा है, जो हवाएं यहां से आ रही है, तो आपको इस वाले सेगमेंट से राबी क्रॉप के लिए पानी मिल रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखिए इसको जाके आप हार्वेस्ट कर देते हैं नियर अबाउट इन दी मंथ ऑफ मार्च के आसपास, है ना। इसकी क्या हो जाती है? हार्वेस्टिंग हो जाती है, फसल क्या है? निकल गई, ठीक है। हार्वेस्टिंग हो गई फॉर एग्जाम्पल मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है ना। ये चीज हो गया, क्लियर है बात यहां तक। फिर बात करूंगा खारिफ की, यानी कि आप अब बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून से पानी मिल रहा है, तो बेसिकली समझ में आपको आ रहा होगा कब इसकी सोइंग होगी। सोइंग कब हो रही होगी? ऑनसेट ऑफ मानसून पे, ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून शुरू होने वाला है तो उस ऑनसेट ऑफ मानसून पे यहां पर सोइंग स्टार्ट होगी, तभी तो पानी मिल रहा है इमीडिएट, है ना। और फिर जाके आप इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, कब? इसकी हार्वेस्टिंग जाके हो जाती है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, जाके सितंबर अक्टूबर में। तो ये साइकिल यहां पर होपफुली आपको समझ में आ रही होगी कैसे यहां पर चलती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पहले सोइंग हुई, तो फिर जाके ये जो हार्वेस्टिंग होगी वो मार्च अप्रैल में हो जाएगी, फिर उसके बाद ऑनसेट ऑफ यहां पर ये सोइंग होगी और हार्वेस्टिंग यहां हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसे समझ में आ रही होंगी कि हाँ ऐसे चलती है, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद आपको तो ये हुआ, फिर उसके बाद ये हो गया, है ना। और फिर उसके बाद आपको यहां पर चीजें वापस क्रॉस चेक मिल जाएंगी। तो ये खाली समझाने के लिए था, ये खाली समझाने के लिए था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर आपको मिलता है जायद क्रॉप, जायद, जिसमें आपको वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब चीजें आप यहां पर उगाते हैं। वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ठीक है ना। ये सब चीजें आप यहां पर उगाते हैं। इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक भी यहां पर बताया था, बनाया है ना। जैसे राबी क्रॉप्स को याद करने का ट्रिक होता है, वहां बेटे मौज पे गए, तो वहां से हो गया वीट, बेटे से हो गया बारले, है ना। इस प्रकार से मैंने बताया था, कभी और बताऊंगा ऐसे, इसका ही बताया था। इसका भी मैंने खारिफ क्रॉप्स को याद करने का भी मैंने ट्रिक बताया है बच्चों को। जैसे मैंने बताया था कि जब पेड़ पे गाना बजेगा तो सोया चिड़िया मून पे जाकर उछलेगा, है ना। तो ये ट्रिक्स हैं, इसमें एक पूरा निमोनिक्स है ये, इसमें हम सारे क्रॉप्स को लिख लेते हैं तो हमें याद आ जाते हैं किस किस क्रॉप्स की यहाँ पर बात हो रही है। एनीवे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एनीवे यहाँ पर अभी आप आइए तो ये बात समझ में आ गई कि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। और जब मानसून की बात करेंगे तो मानसून को सबसे पहले नाम जो है मानसून किसने दिया? सबसे बड़े नाम मानसून जो है वो अरब्स ने दिया था, है ना। अरब्स ट्रेडर्स थे, वो आए थे तो उन्होंने यहाँ पर उसको नाम मानसून, इन रिवर्सल सीजनल रिवर्सल ऑफ सीजनिंग ऑफ विंड्स होती है, उसको नाम अरब्स ने दिया था। 45 टू 47 एडी के आसपास मानसून की डिस्कवरी होती। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात ये क्लियर हो गई, होता क्या था कि जब हवाएं भारत की तरफ आती थी तो इधर से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे या फिर जो और सेंट्रल एशिया के लोग थे वो भारत की तरफ आ जाते थे, भारत से ट्रेड करने के लिए। और जब मतलब आए कब आए ये लोग? समर मानसून, साउथ वेस्ट मानसून कब शुरू हो रहा है? जून के आसपास से लेकर अक्टूबर के आसपास तक, है ना। तो ये आए, और जब रिवर्सल होता है मानसून का, यानी कि जब मानसून रिट्रीट करता है वापस, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसे निकल रहा है जो कि हमको पता है जो बारिश देता है तमिलनाडु के एरिया को, है ना। कैसे बारिश देता है कि भाई ये तो वैसे ड्राई विंड्स हैं, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती हैं तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर खींच लेती हैं और बारिश कर देती हैं तमिलनाडु पे, ठीक है ना। तब रेस्ट ऑफ द इंडिया में बारिश नहीं मिलेगी। लेकिन साउथ वेस्ट इंडिया में, साउथ वेस्ट मानसून में आपको पता है पूरे इंडिया के लैंडमास में यहां पर बारिश होती है, एक्सेप्ट तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। ये चीज आपको पता है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना। तो जब यहां पर भारत की तरफ ये मानसून आता है, यानी भारत की तरफ ये हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चली तो हवाओं के साथ ही ट्रेडर्स भारत आ जाते थे, यहां पर अपना व्यापार करते थे। और जब ये हवाएं वापस जाती थी, रिट्रीट, मानसून रिट्रीट करता था, तो उन हवाओं के साथ लोग जो है वापस चले जाते थे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार से ट्रेडर्स ने ट्रेड करना शुरू किया,
क्योंकि पहले कोई मशीन बोट तो थी नहीं, कोई शिप तो थी नहीं कि लगा दिया मोटर चले आएंगे। तो पहले जो है जब इस वक्त मानसून की डिस्कवरी हुई तो मानसून की डिस्कवरी की वजह से ट्रेड जो है वो भारत के साथ पॉसिबल हो पाया। और भारत उस वक्त सोने की चिड़िया, मतलब भारत के पास बहुत रिसोर्सेज थे। इंडिया हैड अ ग्रेट सिंक ऑफ, बहुत रिसोर्सेज था, और इतने रिसोर्स थे इसलिए हर कोई जब भारत के साथ ट्रेड करने आता था तो बदले में भारत को गोल्ड सिल्वर ये सब दे जाता था। दैट इज वाई इंडिया टर्न इनटू अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तभी तो भारत को आगे जाके सोने की चिड़िया कहा गया, गोल्डन स्पैरो। बट प्रॉब्लम क्या थी, गोल्डन स्पैरो तो था भारत, सोने की चिड़िया था, सोना बहुत था, लेकिन उस सोने को कोई कंट्रोल किया, उसको कोई कोई इसकी रखवाली करने वाला नहीं था। कोई रखवाली करने वाला नहीं है। भाई होता है ना, आपके घर में अगर सामान भरा हुआ है, आपके घर में सोना भरा है और आप अपने घर में कुंडी ना मारो तो चोरी होगी ही। वही यहां पर हुआ कि भारत में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत ज्यादा सोना यहाँ पर भारत में था। इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी रखवाली कर सकता था। दैट इज वाई आप देखते हो कि भारत में बहुत सारे इन्वेजन्स होते हैं। भाई कोई रखवाली करने वाला नहीं है ना, तो चोरी तो होगी। तो भारत में इसलिए देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, लॉन्ग हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम, आप देखोगे शुरुआत से लेकर नीचे तक इन्वेजन्स ही इन्वेजन्स हो रहे हैं, है ना। तो यू विल सी लगातार टर्क्स, मंगोल्स, है ना, अफगानीज, उसके पहले चले आओ साकाज, सब लोग यहां पर आपको दिख रहे हैं कि ये पूरा क्या कर रहे हैं, ये इन्वेट कर रहे हैं इंडिया को ओवर द पीरियड ऑफ गजनी। सब लोग इन्वेट किए, काहे के लिए, लूटने के लिए। और लुटाई होगी ही होगी, लूट मचेगी, क्यों, क्योंकि रखवाली वाला कोई एक नहीं था। ये था, इसे कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल, जो कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी कंट्री के अंदर। और जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बात, हम अपने चैप्टर वापस आ जाए तो एक बात ये कि एक चीज आपको समझ में आ गई कि हाँ, ज्योग्राफिकल सेटिंग्स से किस प्रकार से यहाँ पर चीजें जो है वो जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री इससे बन सकती है। तो मॉनसून से देखिए क्या हुआ, ट्रेड दिख रहा है, और यही ट्रेड के बाद फिर आप देखोगे कि यूरोपियन इन्वेडर्स भी यहीं से आते हैं, है ना। अभी हम और डिस्कस करेंगे जब हम आपको बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पर आपको पता है कि यू विल फाइंड द हिमालयन सिस्टम, यू विल फाइंड द हिमालयाज, है ना। यहाँ पर आपको हिमालयाज देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। हिमालयाज की बात करेंगे यहाँ पर, अभी आप देखोगे। फिर उसके बाद हिमालयाज का हम लोग यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड वर्जन दिखाएंगे, सुलेमान और किरथार की बात होगी, यहाँ पर आपको दिखेगा वेस्ट हिंदू कुश की बात होगी, है ना। ये सब सारे रेंजेस कितने बड़े बैरियर्स होते हैं, तो इनके बीच में आपको पासेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा बोलन पास मिलेगा आपको, है ना, खाइबर पास मिलेगा आपको, गोमल पास मिलेगा। तो ये सब पासेस मिलेंगे जिसके थ्रू यहाँ से लोग आते थे। तो ये तो आते ही थे समुद्र के रास्ते, लेकिन जब उसके बाद आपको देखने को मिला कि पासेस भी यहाँ पता चले, तो लोग पासेस के थ्रू यहाँ से आने लगे। तो भारत में जो लैंड के थ्रू एंट्री थी, भारत का एक ही दरवाजा था, और वो था नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा, और यहीं से लोग जो है वो भारत में एंटर किया करते थे, है ना। तो आई होप यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से चीजें चलती हैं। तो एक बात यहां पर ये क्रक्स में आप लिख लीजिए, बहुत ही क्रक्स में लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्रक्स कर रहा हूं मैं, कि डिस्कवरी होती है मॉनसून की, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून देखने को मिला। और मॉनसून की डिस्कवरी किससे क्या हुआ कि जो ट्रेड है वो यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। ट्रेड जो है वो यहां पर इंक्रीज हो गया, और ट्रेड इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे वो यहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। अब जाहिर सी बात है ना, ट्रेड खाली होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आदमी गया व्यापार करके चला आया, भाई गया वहां रहा, कुछ लोगों से मिला घुला, मतलब दोस्ती यारी हो गई उसकी, फिर कल्चरल यहाँ पर एक्सचेंजेस हुए, उसका जो कल्चर था उसके बारे में उनको पता चला, है ना, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों को उनके बारे में पता चला। तो कल्चरल एक्सचेंजेस यहाँ हुए, है ना, किससे ये हुए, कल्चरल कॉन्टैक्ट बढ़े, किससे, वेस्टर्न एशिया से प्लस मेडिटेरेनियन वालों से, प्लस मेडिटेरेनियन वालों से, इनका वह किससे हुआ, विद इंडिया, विद साउथ ईस्ट एशिया, या फिर हम कह सकते हैं विद अवर इंडिया, या विद साउथ ईस्ट एशिया, इनके साथ यहां पर क्या हुआ, ये आपको देखने को मिलेगा, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं वो इंक्रीज होने लगे, है ना। इधर के लोग, सेंट्रल एशिया मेडिटेरेनियन के लोग जो है वो हमारे कल्चर के बारे में जानने लगे, यहाँ व्यापार करने आए, और यहाँ के लोग जो है उनके कल्चर के बारे में जानने लगे। तब देखोगे धीमे धीमे क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंटरमिक्सिंग, ये सब चीजें आप याद करो कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टार्टिंग क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो वहां पर मैंने आपको इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग जो है वो करी थी।
अच्छा, इसके साथ एक बात और ध्यान रखना कि इंडिया के एक तरफ यू नो दैट यहाँ पर आपको मिलेगा अरेबियन सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा सर ये सब क्या बता रहे हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, इधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। अब देखो यार, चीज़ें तो वैसे और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आएंगी ही धीरे धीरे। अब जैसे ये हिमालयाज हैं, है ना, ये आपको पता है हिमालयाज है, हिमालयाज का फिर यहाँ पर डाउनवर्ड ऐसे एक्सटेंशन भी आपको पता है मिलेगा, है ना, इन दी नॉर्थ ईस्ट सारा आपको मिलेगा, सारे जो लुशाई हिल्स, नागा हिल्स, ये सब मिलेंगे। एंड देन फिर उसके बाद ये एक्सटेंडेड वर्जन पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है और फिर यहाँ पर निकल के आता है नीचे जाके, जहाँ पर आपको ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो दिखते हैं। तो ये मैप है, एक बार इसको आप बना सकते हैं, मतलब अपना रफ आइडिया के लिए, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में जो हिल्स है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिल रहा है हिमालयाज, ये आपको मिल रहे हैं दोस्तों हिमालयाज, ठीक है ना। फिर आपको ये मिल रहा है यहाँ पर सुलेमान, मतलब ये बहुत बहुत ही रफ चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मिल रहे हैं यहाँ पर किरथार रेंजेस मिल रही हैं, सुलेमान रेंजेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। फिर आपको ये मिल रहा है, इधर आप देखोगे तो आगे ऊपर जाके काफ़ी ऊपर हो सकता है, यहाँ पर मैप बनेगा तो ये हिंदू कुश हो गया यहाँ पर आपका, है ना, हिंदू कुश रेंज हो गई, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से थी। तो ये मैप आप थोड़ा बहुत बना के रखिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको, रफ आइडिया यहाँ पर मिलना चाहिए। अब यहाँ मैं बात करूंगा दो चीज़ों की, ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट दो चीज़ों की बात करने वाला हूँ, बड़ा सिंपल है, आपको लग भी रहा होगा सिंपल, कुछ है नहीं। हाँ देखो, यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तरफ हम बात करेंगे यहाँ पर हिमालयाज की, क्योंकि ये भी हिमालयाज भी एक समझ में आया कि हाँ ये हमारे नेचुरल बैरियर्स भी हैं, है ना, ये हमारे आपकी एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है कि नेचुरल बैरियर्स भी हैं, और एक तरह से आप देखोगे तो ये कल्चरल बैरियर्स भी है, कल्चरल यहाँ पर चीज़ें भी ये करते हैं, मतलब इन चीज़ों से भी कल्चर यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मैं आपको इसके और एग्जैक्ट बताता हूँ, चलिए खैर एनीवे, अभी तो आप फिलहाल यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए एक तरफ हिमालय, मतलब लिखते हैं हिमालय, और दूसरा तरफ लिख लीजिए रिवर्स। इन दोनों पे यहाँ पर ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके बारे में, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें वैसे पढ़ना क्या क्या था, एक बार हम वो भी यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर को कितने पार्ट से पढ़ना था, ठीक है, ताकि वो चीज़ भी आपकी जो है वो किसी भी तरीके से, मतलब आपको ये आइडिया लग जाए कि पढ़ना क्या, हमें पढ़ना क्या क्या था, ठीक है। मैं आपको ज़रा वो चीज़ भी लिखवा देता हूँ, यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी मिस आउट हो गई, बट एनीवे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमको इस चैप्टर को बेसिकली कितने पार्ट से पढ़ना है। देखिए, पहला पार्ट हमें पढ़ना था रोल ऑफ मॉनसून का, कि मॉनसून का रोल क्या था एंशिएंट इंडिया के में। तो आपको समझ में आ गया रोल ऑफ मॉनसून, मॉनसून की वजह से हमारे एंशिएंट ट्रेड्स स्टार्ट हुए थे, मॉनसून की वजह से कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव किए। तो जाहिर सी बात है, इट इज़ नॉट ओनली द पीपल हु मूव, लोगों के साथ उनका कल्चर, उनका बिलीफ, उनके थॉट, उनके आइडियाज़, है ना, उनके कस्टम्स, उनके फेथ, ये सब चीज़ें मूव करते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी आदमी अपना कस्टम, अपना बिलीफ छोड़ के आ जाएगा अपने घर पे, भाई वो भी लेके आएगा उसको भी। तो कल्चरल एक्सचेंजेस इससे होते हैं। तो पहला हमको यहाँ पढ़ना था रूल ऑफ मॉनसून, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न बाउंड्रीज, देन हम पॉइंट पढ़ेंगे द नॉर्दर्न बाउंड्रीज। अब नॉर्दर्न बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पर आसान सी भाषा में, जो मैंने अभी हेडिंग लिख चुका हूँ, नॉर्दर्न बाउंड्रीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक तरह से बात कर रहे होंगे हिमालयास की, है ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं हिमालयास की, अभी मैंने आपको लिखाया उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर सी हम लोग पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट रिवर्स, ये भी मैंने आपको हेडिंग अभी अभी यहाँ पर डाल दी, रिवर्स। फिर उसके बाद हम डिफरेंट यहाँ पर स्टेट्स की बात करेंगे, हम इनको एज नेचुरल बैरियर्स देखेंगे, हम देखेंगे नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स कैसे बनते हैं, ये आपके नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स, है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इंसान ने बनाया है, दे आर नेचुरल फ्रंटियर्स। नदी बह रही है, इसको पार नहीं कर सकते, तो नदी के पार पता चलेगा आपको कि एक डायनेस्टी के लोग रह रहे थे और नदी के उस पार दूसरे डायनेस्टी के लोग रह रहे थे। कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा, आप कृष्णा रिवर के अराउंड देखोगे, है ना, आप देखोगे, आप कावेरी रिवर की बात करोगे तो कावेरी रिवर के नॉर्थ में आप देखोगे तो वागई रिवर बहती है, उसके साउथ पन्ना रिवर बहती है, आप उसके साउथ में आओगे तो वागई। इस पीरियड में आपको देखिएगा चोलों का जो है वो रूल था, है ना। आप नॉर्दर्न तमिलनाडु में जाओगे तो वहां पर आपको पल्लवों का रूल दिखेगा। तो वो एक तरह से जो रिवर है वो एक नेचुरल फ्रंटियर बन गया, है ना, उसको बनाया नहीं गया फ्रंट, वो अपने आप बना हुआ है। कई जगह आपको इस तरह से मिलेगा, कई जगह मिलेगा। कलिंग की बात करेंगे तो महानदी और गोदावरी के बीच में बसा हुआ जो एरिया है वो कलिंग हो गया, है ना। अब एक तरफ महानदी है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर के लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं,
फिर नीचे के लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ही विंध्यास की बात करेंगे तो विंध्या जो है नेचुरल फ्रंटियर हो गया। नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया नहीं जा पा रहे हैं, साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया, क्योंकि बैरियर है ना, टेरेन डिफिकल्ट है ना। ऐसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया के राजा साउथ इंडिया गए, तो आगे पढ़ के मैं आपको कहानी बताता हूँ कि भाई इट वॉज द मिस्टेक, क्योंकि साउथ, मैंने कई बार बताया, कई गलतियां से औरंगजेब ने भी करी, साउथ इंडिया में घुस गया बिना किसी दोस्ती यारी किए, गलत किया, क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है। आप टेरेन नहीं जानते हो, वहां का जमीन कैसी है आप नहीं जानते, टेरेन मतलब जमीन, ज्योग्राफी कैसी है आपको नहीं पता, तो आपको लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे आप कोई नई रोड पे गाड़ी चलाओ तो आपको नहीं पता, लेकिन आप एक रोड पे बार बार गाड़ी चला चुके हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रास्ता घर से लेकर एक पर्टिकुलर जगह तक आप जाते हो, तो भाई वहां पर उस रास्ते में सुनसान भी होगा ना, या फिर एकदम गुप्पा गुप अंधेरा भी होगा ना, तो भी आप गाड़ी चला लोगे बिना हेडलाइट की। लेकिन अगर नया रास्ता हुआ तो आपको हेडलाइट की जरूरत पड़ेगी। वही सिनारियो है यहाँ पर कि भाई जैसे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का टेरेन आप नहीं जान रहे हो, तो आप चले गए साउथ इंडिया बिना किसी साउथ इंडिया के राजा से दोस्ती किए, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग आपको एकदम मारेंगे। और वही हुआ, औरंगजेब दौड़ता रहा पूरे करियर भर अपने, राइट। तो हम यहाँ समझेंगे किस तरह से ये नेचुरल फ्रंटियर्स बनते हैं। कई एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताया, कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, और यही नेचुरल फ्रंटियर्स जो हैं वो कल्चर कैसे, मतलब कल्चर पे इंपैक्ट आया और कैसे ये कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़े, है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि महानदी बह रही है, गोदावरी बह रही है, बीच में आपको जो एरिया दिख रहा है वहां पर कलिंग, उसको कलिंग बोल रहे हैं, उड़ीसा का एरिया हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे चले जाओगे तो गोदावरी से लेकर आपको दिखेगा कृष्णा रिवर तक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, सातवाहन यहाँ पर आपको दिखेंगे कि हाँ यहाँ पर सातवाहन थे इस वक्त, ठीक है ना। फिर आप नीचे जाओगे तो आपको पल्लवास मिलेंगे, चोलास मिलेंगे, इस तरह से मिलेगा। तो नदियां जो हैं, ये आपको रिवर्स जो दिख रही हैं, ये रिवर्स एक तरह से क्या हो रहे हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ नेचुरल फ्रंटियर, ये हम यहाँ पर समझेंगे, क्लियर है। और फिर उसके बाद लास्ट जो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर ई लिख लीजिए, मिनरल्स। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमको यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि मिनरल्स ऑब्वियसली इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। अगर मान लीजिए कोई मिनरल नाम पे गोल्ड मिल रहा हो, तो भाई बड़ी ही, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला चैप्टर में कि जैसे गुप्तास के टाइम पे आपको गोल्ड कॉइन्स मिले, क्या इसका मतलब था, इसका मतलब यही था ना, इंडिकेटिंग कि इकोनॉमी वाज फ्लरिशिंग, गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था पोस्ट मौर्य के पीरियड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स मिलते हैं, क्या इंडिकेट कर रहा था वो, कि वहां बहुत ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में इतने कॉइन्स नहीं मिलते हैं, इंडिकेटिंग इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो यही सब हमने देखा था ना, इंडिकेटर्स देखे थे। तो वही चीज है कि मिनरल है, यहां पर हम मिनरल से बात करेंगे, आप देखोगे तो वी विल डिस्कस अबाउट कॉपर, वी विल डिस्कस अबाउट एजेंटिन, वी विल डिस्कस अबाउट ब्रॉन्ज, है ना। हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे अबाउट लेड, दैट इज पीबी। ये सब मैं आप उसके केमिकल जो नेम होते हैं वो लिख रहा हूं यहाँ पर, जो क्या कहते हैं उसको, तो CuSN, ब्रॉन्ज, लेड, है ना। हम बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड की, कोलार गोल्ड माइंस की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से यहाँ पर चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये 5 पोर्शंस में हमको चैप्टर पढ़ना था, तो हमने रोल ऑफ मॉनसून डिस्कस कर लिया डिस्कस। अब हम 2 पोर्शंस पढ़ने जा रहे हैं, कैसे नॉर्दर्न जो हमारे बाउंड्रीज है यानी कि हिमालयस और रिवर्स, किस प्रकार से ये दोनों जो हैं वो क्या बनेंगे। तीसरा पॉइंट यही कहीं आ जाएगा, कैसे ये नेशनल फ्रंटियर्स बनते हैं, ये चीज हमें यहां समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहां समझते हैं एक पॉइंट में कि कैसे जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज हैं या जो हिमालयाज हैं, कैसे वो हमारे लिए एक क्या क्या मतलब रोल प्ले करते हैं, किस किस तरह से ये एक्ट करते हैं, वो चीज यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर 3 पॉइंट्स हैं जो आपको यहां मेंशन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, देखिए नंबर 1, आई होप ये रेड कलर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर 1 देखो, पहली चीज क्या है कि हिमालयाज जो हैं वो एक तरह से हमें जो आर्कटिक की ठंडी हवाएं आती हैं उससे बचाते हैं। जाहिर सी बात है ना, ये तो पता ही है सर हमको। हाँ, पॉइंट मेंशन कर लो, क्योंकि मेंस में जब लिखने बैठोगे तो ये पॉइंटर याद नहीं आते, इसलिए पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए। तो पहला पॉइंट यहां लिख लीजिए कि प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट द कोल्ड आर्कटिक विंड्स। प्रोटेक्ट, अब कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड आर्कटिक विंड्स। और चूंकि ये कोल्ड आर्कटिक विंड से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए तो आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स तक आते आते यहां पर लोगों को इतने ज्यादा वार्म क्लोथ की जरूरत नहीं पड़ती है, चल जाता है काम। लेकिन जब हिमालय के पास होते हो तो वहां पर आप ज्यादा वुलन वाले कपड़े पहनते हो। आप और दूर आ जाओगे हिमालय से, आप समुद्र के आस पहुंचने लगते हो तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। तो पहला चीज तो ये कि हिमालय जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड आर्कटिक विंड से। अब खाली उनका प्रोटेक्शन कोल्ड आर्कटिक विंड से नहीं होता है। नंबर 2,
जो भी इन्वेजन्स होते हैं या इन्वेजन से हमको ये बचाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। जो भी आप देखोगे फॉरेन इन्वेजन, अब देखो पहाड़ नहीं होते, हिमालय नहीं होते, सोचो कितना आसान हो जाता है ना। आपको पता है चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, तो कितना आसान हो जाता है अंदर घुसने के लिए। बट दीज हिमालयाज दे एक्ट एज द नेचुरल फ्रंटियर्स। ऑटोमेटिकली उनके लिए चैलेंजिंग हो गया कि कैसे, इसलिए देखो वहां पर चीजों को आसान करने के लिए वहां रोडें बनाई जा रही हैं, ताकि क्योंकि बिना रोडों के पॉसिबल ही नहीं है, यही चीज वहां किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है क्लैश बना हुआ है। क्यों रोड बना रहे हो भैया, क्या देखना चाहते हो, दूसरे घर में क्यों झांक रहे हो तुम? अभी हमने झांकना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कहोगे कि बदतमीजी कर रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हिमालयास। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमें यहाँ पर करता है, वो ये कि देखो ये तो हिमालयास का हो गया, हिमालयास प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। अब हिमालयास का अगर हम साउथवर्ड एक्सटेंशन देखें इन दी वेस्ट, साउथवर्ड एक्सटेंशन कहां पर, वेस्ट में, सो यू विल फाइंड टू रेंजेस। एक आपको मिलेगी सुलेमान रेंज और दूसरा आपको मिलेगी किरथार रेंज। ये रेंजेस आपको मिलेंगी, एंड दीज रेंजेस कैन बी पास थ्रू पासेस। तो तीसरा चीज जो निकल के आता है वो आता है पासेस को लेकर जानकारी मिलती है। मतलब हिमालयास जो है इनको क्रॉस करना है तो पासेस के थ्रू कर सकते हैं आप। अब इनको क्रॉस करने क्या कौन कौन से पास होते हैं, जैसे खाइबर पास, बोलन पास, गोमल पास, एज आई टोल्ड यू, है ना। तो खाइबर पास हो गया, खाइबर पास हो गया, बोलन पास हो गया, गोमल पास हो गया। ये कुछ पासेस हैं जिससे आप इन रेंजेस को यहां पर क्रॉस कर सकते हो। तो हिमालयास के बारे में यहां पर ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। और चूंकि ये पासेस हैं तो ये पासेस हेल्प करते हैं एक दूसरे की, मतलब ये पासेस एक तरह से क्या कह सकते हैं, कल्चरल कॉन्टैक्ट को बढ़ाते हैं। इमेजिन करिए यहां पर इमेजिन करिए कि खाली हिमालयास है तो कल्चरल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं हो सकता, हिमालयास है। लेकिन आप देखोगे इन हिमालयास को क्रॉस करने के लिए यू विल फाइंड कि जगह जगह पे आपको पासेस मिलेंगे। अब पासेस का मतलब क्या हुआ भाई, मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ बहुत एक्सटेंसिव रेंज है, लेकिन आपको उस पहाड़ में कहीं आपको हल्की रोड ऐसे रोडें बनी होंगी, है ना, जहां पर इस तरह से इसको पास क्रॉस किया जा रहा होगा। तो दीज आर बेसिकली योर पासेस जिसके थ्रू यहाँ पर निकलते हैं। तो बोलन पास हो गया, खाइबर पास हो गया, गोमल पास हो गया। इन पासेस के थ्रू लोग आते जाते थे, टू वे ट्रैफिक बना रहता था। और जब टू वे ट्रैफिक मतलब इधर से लोग उधर गए, उधर से लोग इधर आए, तो इस वजह से ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो साथ में क्या होगा, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर, कल्चरल एक्सचेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर दो जगहों की बात करेंगे जो हिमालयास में आपको यहाँ पर मिलते हैं। हम रिवर्स की बात इसके बाद में करेंगे, तो दो जगहों की बात यहाँ करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ठीक है, राइट। तो एक बार आप ना इसको पहले लिख लीजिए क्या क्या यहां पर हो रहा है। देखिए यहां पर बात मैं करूंगा दो चीजों की, एक तरफ बात करूंगा कश्मीर की, कश्मीर की, और एक तरफ बात करूंगा नेपाल की। ये दोनों ही आप देखोगे तो बोथ यू विल फाइंड एज वैली, ये आपको वैली की तरह मिलेंगे, है ना। वैली मतलब चारों तरफ ये पहाड़ों से सराउंडेड है, ठीक है। एक चीज तो ये इनके यहाँ पर कॉमन मिलेगी। तो इनका दोनों जगह का पर आप देखोगे अपना अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग वे ऑफ लाइफ है, इनका भी अलग है, कश्मीर का अलग है, नेपाल का भी यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा। और इनको आप यहाँ पर पासेस के थ्रू पहुंचा सकते हो, कैन बी रीच थ्रू पासेस। दोनों चीजें, दोनों जगह कैन बी रीच्ड थ्रू पासेस, पासेस के थ्रू जो है वो आप इनको यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो। क्लियर है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि ये सेंटर फॉर कल्टीवेशन ऑफ संस्कृत बनता है दोनों जगह, सेंटर फॉर कल्टीवेशन ऑफ संस्कृत। अब देख रहे हो कैसे जो चैप्टर है वो यहां बता रहा है। अब देखो कल्चरल कैसे एक्सचेंज, भाई संस्कृत का एक कल्टीवेशन हब बन गया है, ठीक है ना। और कश्मीर की बात करूंगा स्पेसिफिकली, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये जो एरिया, मतलब दिस बिकेम अ सेंटर जहां पर बुद्धिज्म यहां से फैलने लगा, ठीक है ना।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसमिटिंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म यहां से बन गया ये, ठीक है ना, ट्रांसमिटिंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म ये यहां से डेवलप होना शुरू होता है। तो ये दोनों जगह आप देखोगे कि इनकी खुद के अपने अपने कल्चरल लाइफस्टाइल्स हैं, राइट, अपने खुद के तरीके हैं इनके रहने के, और ये सब चीजें हैं। तो विंटर जब आती है तो दोनों जगह आप देखोगे, देखो लोग कंपेल हो जाते हैं कि वो प्लेन्स की तरफ भागें, और जब समर आती है तो शेफर्ड जो हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं। तो ये दोनों जगह आपको सेम टाइप ऑफ चीजें मिलेंगी। तो मैं बता रहा हूँ, खाली आपको ये बता रहा था किस प्रकार से, देखिए दो जगह अलग अलग यहाँ पर है, पर इनके खुद अलग अलग कल्चरल लाइफस्टाइल्स है, अलग अलग, कश्मीर का अलग है, नेपाल का अलग है। तो ये चीज यहाँ पर एक हाईलाइट जो है वो करना चाह रहा था। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं हाँ, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फुटहिल्स की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फुटहिल्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। अब मैं क्यों बोल रहा हूं फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो अर्लीस्ट सेटलमेंट्स लोगों के हुए वो आपको फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में ही देखने को मिले। यहीं पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, ज्यादा आपको नेचुरल रिसोर्सेज यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। यस, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट समझिएगा फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में कि यहां पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। भाई जाहिर सी बात है, जहां रॉ मटेरियल ज्यादा मिलेगा वहां पर लोग बसेंगे और अपना काम जो है वो आसान करेंगे, ठीक है ना। और जब रॉ मटेरियल है तो इसी रॉ मटेरियल से इट वाज इजी कि भैया रॉ मटेरियल है तो यहां पर इट वाज इजी टू मेक टूल्स, टूल मेकिंग यहां पर क्या हो जाती थी, टूल मेकिंग इजी हो गई। तो बेसिकली हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ आसान हो, तो उस वक्त के लोग भी इसीलिए जो है वो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के फुटहिल्स मतलब हिमालयाज है बड़े, तो उसके नीचे फुटहिल्स ऑफ द, जहां पर हिमालयाज खत्म हो रहे होंगे नीचे, वहां पर जाके लोग जो है वो रहते थे, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में आप देखोगे इजियर टू क्रॉस, इजियर टू क्रॉस रिवर्स। क्यों, क्यों इजियर टू क्रॉस? अब पहाड़ों में आप जाते हो, जैसे घूमने जाते हो हिमालयाज में, तो ऑब्वियसली आप इतना ऊपर तक नहीं पहुंच रहे हो, तो आप जाओगे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के एरिया में घूमने जाओगे तो आपको वहां नदी क्रॉस करना बड़ा आसान होता है, लोग ट्रैक करने जाते हैं, नदियां क्रॉस करते हैं। तो उस वक्त क्यों नदी क्रॉस कर पाते हैं इजीली? क्योंकि जो रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती, इजी टू क्रॉस रिवर्स इन, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉलर विथ। क्यों इजी? बिकॉज ऑफ द स्मॉलर विथ, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर विथ। ये लिख लीजिए पॉइंट, आपके एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। विथ पतली है ना तो आसानी से आप नदी क्रॉस कर जाओगे, लेकिन क्या प्लेन्स में ये पॉसिबल है? नहीं, नदी बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, ठीक है ना। इसके अपार्ट आप देखोगे कि वहां पर अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स होते हैं, और जो हंटिंग है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, हंटिंग, है ना। अर्लीस्ट हंटिंग्स भी आप देखोगे यहां पर, क्योंकि जानवर भी यहीं पर जो है वो रह पाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन यहां पर है, तो हंट एनिमल्स इन नियर बाय जंगल्स, ठीक है। तो हंटिंग यहां पर पॉसिबल थी, हंटिंग यहां पर पॉसिबल थी, और इसी वजह से ये जो रीजंस यहां पर बताए गए हैं, इसकी वजह से आप देखोगे कि अर्लीस्ट मैन या जो अर्लीस्ट सेटलमेंट्स हैं, ऐसे लिख लीजिए आप कि अर्लीस्ट जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको यहां पर मिलते हैं। तो अभी एक और आपको आंसर मिल रहा होगा कि जो हमने बोला कि एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल था, तो एक पॉइंट यहां पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही है ना, और इसी वजह से जो इतिहास एंशिएंट इंडिया कैसे डेवलप होती है कि लोग जो है सबसे पहले आपको इन एरियाज में फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज के आसपास आपको आके बसते हुए नजर आएंगे। क्लियर हो गया? ये भी एक यहाँ पर फैक्टर है, होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, है ना। बट आप देखोगे कि रूट्स भी देखोगे, हाँ ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि जो भी रूट्स हैं या फिर जो इंडिया जो सेटलमेंट है, अर्ली सेटलमेंट है, जो भी सेटलमेंट है, वो एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रक्स बता रहा हूं आपको हमेशा के लिए, वो हमेशा बड़ा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। कोई भी चीज हो, चाहे आपका सेटलमेंट हो, चाहे आपका सेटलमेंट हो रहने का, पहले लोग वेस्ट में रह रहे थे, धीमे धीमे फिर लोग ईस्ट में गए, है ना। सेटलमेंट की बात करें, चाहे हम रूट्स की बात करें, है ना, तो लोग पहले वेस्ट में सेटल हुए, क्योंकि लोगों को पहले के पास इतने अच्छे टूल्स नहीं थे, स्टोन था, कॉपर था, तो उनसे जो है वेस्ट के एरिया के जो एरियाज चीजें हैं वो काटी जा सकती थी, वेस्टर्न एरिया में जो पाई जाती थी। लेकिन जो मिडिल गैंजेटिक के आसपास का एरिया है, या मिडिल गैंजेटिक का जो एरिया है, वहां पर थिक फॉरेस्ट है,
एलुवियल आपको प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स हैं, एलुवियल सॉइल थिक, बड़ा थिक सॉइल है, तो वहां पर जंगल काटना बड़ा मुश्किल था और वो कट सकता था सिर्फ आयरन इंप्लीमेंट से, और आयरन जो है बहुत बाद में आता है। इसलिए आप देखोगे धीमे धीमे, पहले जब वेस्ट से शुरू किया, जब आप यहां पर भारत का नक्शा से लगाओगे, ठीक है ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी, कि पहले यहां पर रहना शुरू किया वेस्टर्न पार्ट्स में, और फिर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको इंडस सिस्टम मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर वेस्टर्न गैंजेटिक मिलेगा, फिर आपको मिडिल गैंजेटिक मिलेगा, फिर लोअर गैंजेटिक मिलेगा, फिर ब्रह्मपुत्र सिस्टम मिलेगा। तो लोगों का सिस्टम जो है रहने का वो इस प्रकार रहा, है ना। इस प्रकार से जो लोग जो है वो यहाँ पर रहते चले गए। जैसे तो पहले जब कॉपर था तो यहीं पर स्टोन कॉपर से चीजें यहीं तक की काटी जा सकती थी, तो लेकिन मिडिल गैंजेटिक के आसपास बहुत ज्यादा जंगल थिक थे यहाँ पर, इसे काटने के लिए आपको क्या चाहिए था, आयरन। जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद इनको काटा गया, है ना। फिर आप लोअर गैंजेटिक के आसपास आओगे तो वो गुप्ता पीरियड्स के आसपास बड़ा ही प्रोमिनेंट होता है ये पीरियड, ये एरिया गुप्तास के आसपास। और ब्रह्मपुत्र के आसपास जाओगे तो मेडिवल इंडिया के आसपास, जब मेडिवल इंडिया शुरू हो रही है तब, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फाइट हो रही थी उस वक्त के एरिया को, गंगा यमुना द्वाब के एरिया को कैप्चर करने के लिए। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के बारे में आपने सुना होगा, है ना, फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज, राइट। तो इस प्रकार से एक बात समझ में आती है कि हाँ, जो सेटलमेंट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और जो रास्ते भी धीरे धीरे बने दोस्तों, वो भी आप देखोगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ धीमे धीमे बढ़ेंगे आगे। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना, नोट करते जाइएगा, बस ये मैं आपसे यहां बोलूंगा। अच्छा, अब यहां पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा अबाउट दी, यहां पर बात करूंगा रिवर्स की, है ना। ये तो हो गया यहां पर चीजें इनकी। अब हम बात करेंगे यहां से रिवर्स की। तो रिवर्स की बात हम यहां पर लिख रहे थे, यहां पर हमको डिस्कशन करना है रिवर्स का। और जब मैं यहां से आपको रिवर्स का डिस्कशन करूंगा तो एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये रिवर्स जो है ट्रॉपिकल मानसून के टाइम पे काफी तूफान पे आ जाते हैं, उफान कहते हैं उस पे आ जाती है ना। ट्रॉपिकल मानसून आता है, बारिश होती है, तो ज्यादा नदियां जो हैं वो उफान पे आती है। हम हर बार देख रहे हैं किस तरह से होता है। तो स्वॉलन बाय ट्रॉपिकल मानसून, स्वॉलन बाय ट्रॉपिकल मानसून। अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा पैटर्न डिस्कस करूंगा। अब यहां पर देखिए, चार बेसिन्स या चार हम सिस्टम्स की बात यहां पर करते हैं हमेशा, है ना, ये आपको पता ही है। तो हम यहां पर कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 4 सिस्टम्स। अब ये सिस्टम वाला सिस्टम नहीं, सिस्टम क्या क्या मिलेगा, देखो मैं ऐसे ही लिखूंगा, यहां से वहां चलते हैं, ठीक है ना। देखो, पहला आपको मिलेगा इंडस, सिस्टम, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहां पर क्या, इंडो गैंजेटिक डिवाइड। अब यानी इंडो गैंजेटिक समझ ही रहे हो आप, इंडो इंडस गैंजेटिक डिवाइड। अब डिवाइड कैसे, वाटर डिवाइड के बारे में आपने सुना होगा, है ना, कोई एक ज्योग्राफिकल फीचर जो दो वाटर बॉडीज को अलग अलग करता है। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, और मतलब कई सारे बहुत पहाड़ों की रेंज है, इस साइड नदी बह रही है, इस साइड नदी बहती है, तो ये वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। तो वैसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडो गैंजेटिक डिवाइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है, ये तो डिवाइड हो गया, फिर आगा गैंजेटिक बेसिन, फिर हम प्रॉपर गंगा बेसिन में आ गए, है ना, हम प्रॉपर गंगा बेसिन में आ गए। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन, थोड़ा सा मतलब ये है कि हल्का सा इसको और फैला के हमने समझ लिया। वैसे आपको पता है कि हाँ, 3 रिवर सिस्टम्स की हम लोग बात करते हैं, है ना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो एक्चुअली वही है इंडस सिस्टम। अब ये इंडो डिवाइड लिया है, मतलब गंगा बेसिन इंडस बेसिन के बीच का डिवाइड आ गया, इन दोनों को अलग करने का एक बीच में फीचर आ गया, ज्योग्राफिकल फीचर आ गया, तो उसको यहाँ लिखा जा रहा है, एंड देन ब्रह्मपुत्र। तो एक तरह से ये आपको पता है कि हाउ इट गोज, दिस गोज लाइक दिस ओनली, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये चलता है। अब इनका जो रेनफॉल पैटर्न है, या रेनफॉल जो यहां पर मिलेगी, है ना, प्रोसीडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, एनुअल रेनफॉल ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर, तो आपको इस एरिया में, ये इंडस वाले में, यहां पर जो रेनफॉल पैटर्न मिलेगा 25 से 37 सेंटीमीटर का, फिर यहां पर मिलेगा 37 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको मिलेगा आगे एरिया जो है मिडिल गैंजेटिक का 60 से लेकर 125 सेंटीमीटर का, और ब्रह्मपुत्र बेसिन में रेनफॉल पैटर्न रहेगा 125 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। तो एक बात यह भी समझ में आ रही है कि हाँ सर, कैसे यहां पर आप देखिए, ये जो रेनफॉल है वो कैसे बढ़ रही है ना। सो ये जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये हमारा मूवमेंट कैसे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट,
तो अब आप बताइए मुझे कि जहां पर 25 से 37 सेंटीमीटर की रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर चीज़ें जो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, इजीली उसको काटा जा सकता था। लेकिन जब यहाँ की बात करें गैंजेटिक बेसिन में, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती किसकी, यहाँ पर जरूरत पड़ती आयरन इम टूल्स की, ये आयरन की, और ये बहुत ही लेटर स्टेज पे आया। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर जो चीजें थी वो आपकी स्टोन हो गया, ठीक है, वर्ड बता देता हूं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर यूज होता है स्टोन एंड कॉपर इंप्लीमेंट्स, ठीक है ना, एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रहा है स्टोन प्लस कॉपर की इंप्लीमेंट्स या टूल से यहाँ पर हम चीजें जो हैं, यहाँ पर हम चीजें जो हैं वो बना के उन टूल्स को इन जंगलों को काट सकते थे, इन वेजिटेशन को काट सकते थे। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही लिखते जाइएगा, है ना, ऐसे ही लिखते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कल्चर्स की, ठीक है ना, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कल्चर्स की। अच्छा, एक क्रक्स है जो यहाँ पर लिख लीजिए कि देयरफॉर, लिखिएगा देयरफॉर नेचुरल रिसोर्सेज of less rainy western area, natural resources of less rainy western area were utilized first, लिखिएगा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो प्राकृतिक आपके संसाधन हैं, वो वेस्टर्न इंडिया के पहले इस्तेमाल किए गए और फिर धीरे धीरे फिर वो हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस लाइन को यहां पर लिख लीजिए कि देयरफॉर नेचुरल रिसोर्स ऑफ लेस रेनी वेस्टर्न area were utilized first and large scale human settlements spread from west to east। और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं लार्ज स्केल पर, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। ये बात क्लियर है, यहाँ पर एकदम क्लियर है ना, ये बता चुका हूं। जैसे आप देखोगे भी, पहले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड रह रहे थे, है ना, पहले लोग कहां पर थे, पहले आप देखिए, पहले यहां पर आप देखोगे, पहले लोग यहां रह रहे हैं, वेस्ट इस एरिया में लोग रह रहे थे, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर आप देखोगे कि जनपद बने, जनपद के बाद महाजनपद आए, तो महाजनपद आपको इस एरिया में मिल रहे हैं। यहाँ पर पीपल महाजनपद लड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना, और इसमें से यहाँ पर जीत के निकल के आता है मगध, ठीक है ना। तो जो सेटलमेंट्स है वो धीरे धीरे यहां से यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ऐसे सेटलमेंट्स जो है शिफ्ट होते हैं, है ना। मैंने आपको कहानी बताई है कि भाई पहले वैदिक पीरियड था, चलिए उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात लगे हाथ कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर पहले आपको कल्चर्स की बात करता हूँ, कैसे कैसे यहाँ पर चीजें जो हैं वो डेवलप होती रही, कल्चर्स। सबसे पहले देखिए, हम फिर से हम बात करेंगे, हम यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं कि हम जाएंगे अपना, अगेन वी विल प्रोसीड लाइक दिस, ठीक है ना। चलिए देखिए, कल्चर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर आएगा इंडस वैली, सबसे पहले यहां पर आएगा इंडस वैली। आपको पता है इंडस वैली में जो यहां पर शुरू होता है, दैट इज योर हड़प्पन कल्चर, क्लियर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देन वी गेट व्हाट, वैदिक कल्चर, है ना। क्या मिलेगा हमको, वैदिक कल्चर। तो जब मैं बोल रहा हूं वैदिक कल्चर, तो मतलब कहां पर हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आपका ये वाला एरिया हो गया, वेस्ट साइड का एरिया हो गया, जहां लैंड मास कनेक्ट करता है पाकिस्तान से, ऑल दिस एरिया। तो इंडस वैली वो हो गया। फिर आप देखोगे तो वैदिक कल्चर हमने पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था हमने, है ना, पहले हड़प्पा होता है, फिर उसके बाद वैदिक कल्चर आएगा, फिर लेटर वैदिक कल्चर आएगा, फिर आपको महाजनपदों का पीरियड मिलेगा, महाजनपद के फिर आपको मगध मिलेगा, है ना, फिर आपको देखोगे मतलब मौर्याज आ जाएंगे, पोस्ट मौर्य आएंगे, फिर गुप्ता आ जाएंगे, फिर पोस्ट गुप्ता आ जाएंगे, फिर राजपूत पीरियड। ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ये एक तरह का यहाँ पर इस तरह से चलती है, इसकी हायरार्की है, ये इसका इस तरह से फ्लो करती है। फिर वैदिक कल्चर हो गया, वैदिक कल्चर मतलब हम बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैदिक कल्चर है, ये एक्चुअली देखोगे तो ये ओरिजिनेट हुआ था यहाँ पर, ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेटेड इस जगह। लेकिन आप कहोगे सर ये आप इधर बताओगे तो हड़प्पा भी था, हाँ, ओरिजिनेट यहां पर हुआ, लेकिन फ्लरिश कहां पर हुआ, ये वैदिक कल्चर, ऑब्वियसली बात है, वेदास, अब वैदिक कल्चर, आयरन की खोज भी हो जाएगी आपकी 1000 BC में, याद करो। तो यहां आपको ये फ्लरिश हुआ था वेस्टर्न गैंजेटिक बेसिन में, वेस्टर्न गैंजेटिक
बेसिन, मतलब गंगा बेसिन पूरा भी नहीं आया, मिडिल गंगा बेसिन नहीं आया, वेस्टर्न गैंजेटिक, गैंजेटिक बेसिन का वेस्टर्न साइड यानी टुवर्ड्स आपका हिमाचल, ये पंजाब और राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ वेस्टर्न गैंजेटिक, ठीक है ना। तो यहां पर ये फ्लरिश कर रहा था, यहां पर मेनली फॉलो हो रहा था, ठीक है ना। ये एक मेन चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे तो पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है, सॉरी पोस्ट वैदिक कल्चर आता है, और पोस्ट वैदिक कल्चर मिडिल गैंजेटिक बेसिन के पास हो जाता है ना। फिर क्या हो गया, लिखिएगा पोस्ट वैदिक कल्चर, यानी वैदिक कल्चर के बाद का पीरियड। और वैदिक कल्चर के बाद का पीरियड कहां पर आ गया भाई, देखो आयरन की डिस्कवरी हो गई, लोहा से क्या जंगल काटे गए, और जंगल काटे गए तो आप कहां पहुंच जाओगे, मिडिल गैंजेटिक बेसिन में। सिंपल है, सब कितना कनेक्टेड है, देखो डॉट सारी कनेक्टेड है, मिडिल गैंजेटिक बेसिन। अब देखो ये चैप्टर समझना कितना बड़ा जरूरी है, कि अगर आप ज्योग्राफी समझ रहे हो धीमे धीमे तो आप इतिहास समझ जाओगे। क्यों भैया, क्यों लोग जो है मगध की तरफ आ गए, अरे रह तो रहते हड़प्पा में, सवाल है ना, नॉर्मल सवाल है कि हड़प्पा के साइड लोग सिविलाइजेशन था, पहले लोग रहते ही थे ऐसे नदियों के आसपास, तो ये इधर कैसे आ गए, ये समझ में आ रहा है आपको। धीमे धीमे डेवलपमेंट्स हुए, धीमे धीमे इस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है। पोस्ट वैदिक कल्चर के बाद जो आता है दैट इज योर लोअर गंगा वैली, फिर आप पहुंच गए कहां, लोअर गैंजेटिक बेसिन में, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, जहां पर आप कहोगे वेस्टर्न गैंजेटिक बेसिन, मिडिल गैंजेटिक बेसिन, फिर लोअर गैंजेटिक। और लोअर गैंजेटिक बेसिन में आपको गुप्ता पीरियड के आसपास का ये टाइम मिलेगा, जब लोग यहां पर गुप्ता पीरियड, तो ये कौन सा हो गया, लोअर गैंजेटिक बेसिन, ठीक है ना। और फाइनली एक और बचता है एंड दैट इज योर लास्ट ब्रह्मपुत्र वाला एरिया, जब यहां पर अर्ली मेडिवल टाइम्स जो है वो आ जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिख लीजिए आप लोग, ये मेडाइवल टाइम्स की बात है, मेडाइवल टाइम्स। ये कौन सा एरिया हो गया, ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो जो मैं यहां पर बता रहा था एक्चुअली, इंडस, इंडो गैंजेटिक, गैंजेटिक बेसिन, इन सबको बस हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हैं, थोड़ा इसको और फैला दिया हमने, है ना। इंडस हो गया, है ना, इंडस एकदम एक्सट्रीम वेस्ट चला गया, फिर थोड़ा और आगे आएंगे आप टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वैदिक कल्चर वहां मिलेगा। एरिया कहाँ था, ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, लेकिन फ्लरिश कहाँ किया, इन दी वेस्टर्न गैंजेटिक बेसिन। फिर और आगे आइए तो मिडिल गैंजेटिक बेसिन में आपको पोस्ट वैदिक कल्चर मिलेगा। फिर और आगे आइए तो गुप्ता पीरियड में आपको लोअर गैंजेटिक बेसिन, फिर और आगे आइए मेडिवल टाइम्स में ये ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास यहाँ पर चीजें जो हैं वो डेवलप होती हैं। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कहने वाला है, वो ये कैसे इंडस गैंजेटिक प्लेन है, तो यहाँ पर देखोगे आप तो इंडस एंड वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन में यहाँ वीट एंड बार्ले इस जगह पे ऑब्वियस सी बात है हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो है एरिया, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिला वीट एंड बार्ले। भाई देखो रेनफॉल भी कम है ना। और जब हम बात करेंगे खारिफ क्रॉप की, राइस, खारिफ क्रॉप कब हो रहा है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, याद करो। इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम एक बार बता दिया है ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे, ये वाला खारिफ क्रॉप ये है कब, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि बारिश ज्यादा चाहिए बारिश। तो इसीलिए आप देखो कि खारिफ क्रॉप कहां ग्रो हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये ऊपर नीचे कैसे चला गया समझ में नहीं आ रहा है मुझे यार। क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, ठीक है थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको। मतलब ये है, थोड़ा मैंने रिवर्स को आपको थोड़ा बहुत यही बता दिया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ बता दिया है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसको सोचिएगा कि मतलब यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आता है, क्लियर है। तो इधर आपको व्हीट एंड बार्ले मिल रहा है दोस्तों, और इधर आप जो में देखोगे क्योंकि बारिश ज्यादा है तो यहाँ पर आपको राइस देखने को मिल जाएगा, है ना, इधर आपको राइस देखने को मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक स्टेपल डाइट हो जाती है इन दिस एरिया, स्टेपल डाइट मिलेगी आपको। मिडिल गैंजेटिक में आपको स्टेपल डाइट मिलेगी स्पेसिफिकली, ठीक है ना, मिडिल गैंजेटिक बेसिन में आपको स्टेपल डाइट मिल जाएगी, ठीक है ना, नोट करिए, क्लियर है। स्लाइड्स का देख लीजिएगा थोड़ा सा, बस ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, बस यही है कि मैंने रिवर्स का यहाँ बताना शुरू कर दिया था तो इसलिए रिवर्स का कुछ अगर ये क्रॉप हो सकता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, इफ इट एट ऑल कैन बी क्रॉप्ड। ऐसे मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये क्रॉप हो सकता है, आई डोंट नो, लगता तो नहीं है दोस्त।
ओके, लेट मी सी, लग नहीं रहा है कितना आएगा, आएगा क्या, लेट्स सी। वो तो इससे अलग हो जाएगा फिर, तो वो कॉपी नहीं हो सकता ना, मतलब अगर मैं चाहूँ उसे कॉपी करना तो एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेता हूँ। कॉपी, आई होप ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम अगर नो आ नहीं रहा है, एनीवे चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा कि ये वाला रिवर्स है और उसके रिवर के बाद यहाँ पर हम कल्चर्स पे आ गए हैं, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिवर्स की, जो रिवर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स के ऊपर और डिटेल से डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार यहाँ लिख लीजिए, प्लीज गिव दी हेडिंग रिवर्स। अब देखो रिवर्स के यहाँ क्या क्या रोल रहते हैं वो पहले इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे, 5-6 चीजें हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी देखो यहाँ पर नंबर 1, सबसे पहली चीज जो रिवर्स को लेकर हमें यहाँ पर याद रखनी है कि रिवर्स एक तरह से दे आर दी आर्टरीज, जैसे दिल में हार्ट में आर्टरीज होती हैं जो हमारे ब्लड को हार्ट में लाती हैं और ले जाती हैं, इस तरह से, है ना, जो भी मेडिकल टर्म होता है आप कहोगे सर आर्टरीज नहीं लाती हैं, वेन्स ले, ऐसा वैसा जो भी है। एनीवे तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको जो लिखना है वो ये कि आर्टरीज हैं ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। तो रिवर्स के थ्रू पहले एंशिएंट टाइम्स में क्या हो रहा है, दे आर दी arteries of commerce and communication, arteries of commerce and communication, ठीक है ना, आई होप पॉइंट इज क्लियर। इससे क्या हो रहा है, नदियों से कॉमर्स और कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगल बगल के एरिया को इनंडेट करती हैं पानी से, क्या कर देती हैं, फ्लरिश कर देती हैं। इनंडेट रिवर्स इनंडेटेड नेबरिंग एरियाज एंड मेक देम फर्टाइल, इनंडेट नेबरिंग एरियाज एंड मेक देम फर्टाइल। कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाती है, ये भी आपको पता है ना दोस्तों, कहीं कहीं आपको देखिएगा बाढ़ भी आ गई, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट सप्लाई वाटर टू कैनाल्स, थर्ड पॉइंट सप्लाई वाटर टू कैनाल्स। अब फिर से एक बार लिख लो उसको, ये भूमिका बन रही है, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस प्रकार से ये रिवर्स जो है वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। अब आपको आंसर मिलने जा रहा है, पर इसका पहले पॉइंटर्स लिख लो। चौथा, डिस्ट्रॉयड टाउन्स, हैवी फ्लड्स आ जाते हैं कभी कभी, हैवी फ्लड्स डिस्ट्रॉय टाउन्स, है ना, ये सब पॉइंटर्स हैं। देखो ये सब पॉइंटर्स मैं इसलिए लिखता हूं खाली पॉइंट में, ताकि आपको ना मेंस में आसानी हो जाए। मेंस में आप ये पॉइंटर्स याद रखोगे तो अपने आंसर्स को रिफ्रे मतलब जल्दी से बना लोगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली सेम चीज कभी बता पाएंगे, बट हाँ ये पॉइंटर्स ऐसे हैं कि कभी आपके ये दिमाग में बैठे तो हो सकता है कि आप इन रिवर्स के ऊपर इन सारे पॉइंटर्स से मिला के एक पॉइंट बना ले जाओ बढ़िया सा, है ना। तो वो तो डिपेंड करता है कि सवाल कैसा पूछा गया है, ठीक है ना। हैवी फ्लड्स भी आ जाते हैं कभी कभी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स और कैपिटल्स हैं जो बैंक ऑफ द रिवर पे बसे हुए हैं। नंबर 5, इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड कैपिटल्स situated on bank of river, example बनारस, वाराणसी, एग्जाम्पल पाटलिपुत्रा। लिखते जाइए, हस्तिनापुर, प्रयाग, हस्तिनापुर। अब देखो कितना बड़ा हिस्ट्री है प्रयाग का रिवर के साथ, सब लोग जानते हैं, तो वो चीज हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, कि दी रिवर्स जो है ये नेचुरल और रिवर्स प्रोवाइड
रिवर्स प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज। तो ये रिवर्स जो है वो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज और कल्चरल बाउंड्रीज भी बनती हैं, इसी पे हम यहां पर डिस्कस करेंगे। रिवर्स प्रोवाइड क्या, रिवर्स जो है क्या बन जाती हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस कल्चरल बाउंड्री, ये दोनों चीजें जो है रिवर यहां पर बन जाती है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से रिवर्स जो है वो पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्री दोनों बनती हैं, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले यहां पर आप, जब मैं बात करूंगा रिवर्स की, तो मैं रिवर्स को यहां पर आपको पढ़ाऊंगा दो पार्ट्स में। एक तरफ हम देखेंगे वेस्ट साइड है, तो मैं आपके यहां पर लिख देता हूं वेस्टर्न, ठीक है ना, मतलब मेरा तो वेस्ट यही हो गया, और फिर मैं इधर लिख देता हूं ईस्टर्न। तो ये आपका ईस्टर्न पेनिनसुला हो गया, ये आपका वेस्टर्न पेनिनसुला हो गया। इन दोनों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपको ईस्टर्न पे डिस्कस करता हूँ, और ईस्टर्न के बाद फिर हम यहाँ पर वेस्टर्न पे जाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा किस प्रकार से ये यहाँ पर नेचुरल फ्रंटियर्स बन जाते हैं, नेचुरल पॉलिटिकल बैरियर फ्रंटियर्स बनते हैं, कल्चरल फ्रंटियर्स बन जाते हैं। कैसे जरा देखते हैं। देखो मैं आपको ईस्टर्न से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर है, और यहाँ पर बनाता जाऊंगा। देखिए समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नदी बह रही है महानदी, ठीक है ना, महानदी। महानदी के नीचे जो नदी यहां पर बह रही है वो है गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको मिलेगा क्या, यहां पर आपको मिलेगा एक लोग, यहां पर एक यहां डायनेस्टी यहां पर आ गई थी। इस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी कॉल इट एज कलिंग, कलिंग। तो कलिंग का जो एरिया है वो महानदी और गोदावरी के बीच में यहां पर लाई करता है, और गोदावरी एक तरह से क्या हो जाती है, नेचुरल फ्रंटियर बन जाती है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आपको मिलता है क्या, इसके नीचे आपको मिलता है आंध्र प्रदेश। नोट करिएगा, इसके नीचे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्रा में यहां पर आपको मिलेंगे, कौन रूल कर रहे थे, सातवाहना, ठीक है ना। और इसमें नदी जो नीचे आती है, जो बैरियर बनती है, वो है कृष्णा रिवर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। ये रिवर्स कैसे, देखो इन दोनों के बीच में जो नेचुरल फ्रंटियर है वो है गोदावरी नदी, ये इधर नहीं आ रहे, इधर नहीं आ रहे, और इनका अपना अपना कल्चर हो गया। बैरियर है ना, नदी है, नहीं क्रॉस कर सकते थे उस वक्त। क्लियर है, नोट करते जाइए, ठीक है ना। बहुत सारे टाउन्स एंड पोर्ट्स जो है सातवाहन के टाइम पर यहां पर बनते हैं। इसके बाद आइए सातवाहना के, सॉरी कृष्णा के बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, फिर नीचे लिखिए कावेरी। थोड़ा मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसका रीजन है कावेरी। देखो ये कावेरी रिवर हो गई। कावेरी रिवर के थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, व्हेन यू गो टुवर्ड्स दी नॉर्थ, तो उसका एक्सटेंशन आपको दिखेगा टिल साउथ पेन्नार रिवर। यहां लिख लीजिए साउथ पेन्नार रिवर, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो कावेरी रिवर का जो एक्सटेंशन है वो आपको मिल रहा है यहां पर वैगई रिवर तक, वैगई रिवर, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है जो आपको इसके बीच में दिख रहा है, दिस इज द एरिया जहां पर आपको कौन मिलेगा, दिस वॉज द एरिया जहां पर आपको मिलेंगे चोलाज, ठीक है। और इसके ऊपर जो नॉर्थ तमिलनाडु है, यहां पर आपको मिल रहा है क्या, पल्लवास। समझ में आ रहा है कैसे ये नदियां नदियों के बीच में यहां बना। देखो एनसीईआरटी साफ साफ लिख रही है, मैं एक बार इसको यहां पर रीड आउट कर देता हूं। देखो आप लोगों के लिए पेज नंबर 26 पे आएंगे आप लोग, तो पेज नंबर 26 पे राइट साइड पे, उस 26 पेज के राइट साइड पे आपको पैराग्राफ मिलेगा, लिखा है कलिंग कवरिंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ उड़ीसा वाज सिचुएटेड बिटवीन महानदी ऑन द नॉर्थ एंड गोदावरी ऑन द साउथ, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। देखो लिखा है सिमिलरली आंध्र प्रदेश देखिए मोस्टली ले ऑन बिटवीन गोदावरी ऑन द नॉर्थ एंड कृष्णा रिवर ऑन द साउथ, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है द डेल्टाइक प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दीज टू रिवर्स, तो डेल्टा प्लेन यहाँ इन ये जो रिवर्स बना रही हैं भाई, ये भी डेल्टा बनाएगी आगे जाके, ये भी डेल्टा बनाएगी ईस्टर्न घाट्स के आगे जाके, है ना। लिखा हुआ है द डेल्टाइक प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दीज टू रिवर्स एट देयर माउथ्स शॉट इनटू हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बाय द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा व्हेन दे बिकेम स्टडीड विद टाउन्स एंड पोर्ट्स। तो भाई जाहिर सी बात है ये आगे जाके क्या बना रही है, यहाँ पर आगे बहती जाएगी, डेल्टा बनेगा यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पर भी क्या बनेगा, अगेन डेल्टा बनेगा। और यहाँ आप देखोगे कि ये इधर बहुत सारे टाउन्स
एंड पोर्ट्स डेवलप होते हैं। ठीक है ना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है कि लिखा है कि व्हेन दे बिकेम स्टडीड विद टाउन्स एंड पोर्ट्स अंडर सातवाहनास, सातवाहनों के अंदर यहाँ पर आप देखोगे खूब सारे टाउन्स एंड पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देन हम नीचे आते हैं, अब देखिए फाइनल वाली चीज, फिर आता है फाइनली अ मेजर पार्ट ऑफ तमिलनाडु वाज सिचुएटेड बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। मेजर पार्ट ऑफ तमिलनाडु आपको मिलेगा कृष्णा और कावेरी के बीच में, लेकिन इसके बीच में क्या डिफरेंस है? कावेरी वैली एक्सटेंडेड इन द साउथ रफली टू द वेगाई रिवर। कावेरी वैली जो है, कावेरी जो आपकी है कावेरी वैली, वो एक्सटेंड कर रही है वेगाई रिवर तक इन दी साउथ एंड साउथ पन्नार रिवर तक इन दी नॉर्थ। ये लिखा हुआ है इसमें, साउथ पन्नार रिवर इन इट फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन एंड बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर। यहाँ चोला की आपको पावर मिलेगी। ठीक है ना, फिर लिखा है दिस एरिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ तमिलनाडु। ये थोड़ा नॉर्थ तमिलनाडु से अलग था, क्योंकि नॉर्थ तमिलनाडु में क्या था, अपलैंड स्टेन केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द पल्लवास इन 4-6 सेंचुरी बीसी, 4 to 6 सेंचुरी एडी। ठीक है ना, तो ये दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 to 6 सेंचुरी एडी के टाइम पे आपको यहां पर ये देखने को मिलता है, 4 to 6 सेंचुरी एडी। क्लियर, इस तरह से आपको मिलेगा। अब एक बात समझो, यहां पर आपको पता है क्या है, ईस्टर्न घाट्स, लेकिन ये ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ये नदियां बह रही हैं, जिसकी वजह से जो घाट्स हैं वहां पर डिसकंटिन्यूअस हैं, और ये रिवर जो है वो अरेबियन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दिस इज एंटायरली, मतलब ये आपको दिख रहा है कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा ना। क्या मिलेगा? कोरोमंडल, पता होगा आपको इधर क्या मिलता है, कोरोमंडल कोस्ट मिलता है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे बंगाल की तरफ, नॉर्दर्न सरकार्स मिलता है। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट्स के, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, तो ये ईस्टर्न घाट्स दे आर डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। अब हम बात करेंगे आपसे ईस्टर्न साइड की। तो पहली चीज तो इस तरह की रीजनल यूनिट्स आपको ईस्टर्न साइड देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहां पर तीन चीजें जिसको फिर भी मैं यहां पर आपको हिट करूंगा, तीन चीजें। वेस्टर्न पार्ट पेनिनसुला जो है, यहां पर पहला चीज तो लिख लीजिए, नो रीजनल यूनिट्स। मतलब रीजनल यूनिट समझ रहे हो ना, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको यहां पर मिल रहा है कलिंग, सातवाहन, पल्लवास, चोलास, इस तरह का आपको रीजनल यूनिट्स वेस्टर्न साइड देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला तो लिख लीजिए नो रीजनल यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक ईस्टर्न घाट्स, क्लियर। अब चलिए यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो सबसे पहले बात करता हूं आपसे महाराष्ट्र की। यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र थोड़ा तरीका इसका अलग होगा, यहां पर मैं स्टेट पे फोकस कर रहा हूं। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये तापी से लेकर, तापी ऊपर आपको मिलेगी तापी, ठीक है, इसको हम दमन गंगा भी कहते हैं, आपके एनसीईआरटी बताता है दमन गंगा नॉर्थ, और भीम नदी साउथ पे, भीमा रिवर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दमन गंगा। ठीक है ना, दमन गंगा। और ये वाला कौन सा है, ये भीम। एक्चुअली भीम रिवर जो है वो आपको पता है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी ही है ना, एक तरह ट्रिब्यूटरी है, आके आगे कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, बताइएगा भीमा का यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। कृष्णा रिवर भी कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये बताइएगा, दोनों अलग अलग है। बताइएगा कौन सी महाबलेश्वर से है, कौन सी मैथरॉन हिल से है, ये आप मुझे बताइएगा। महाराष्ट्र की बात हो गई, ठीक है ना, तो तापी और भीम के, भीमा नदी के बीच में यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा हम जब बात करेंगे तो आता है कर्नाटका, फिर आता है कर्नाटका, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कर्नाटका है, तो यहां पर नॉर्थ में आपको क्या मिल रहा है, भीमा रिवर बन रही है प्लस कृष्णा रिवर, तो भीमा एंड कृष्णा रिवर आपको मिल रही है। और साउथ ऑफ कर्नाटका जो आप जाओगे तो वहां पर मिल रही है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है ना, क्या मिल रही है, तुंगभद्रा रिवर। अब देखो आपको लग रहा होगा सर ज्योग्राफी चल रही है, नहीं, पर ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हो, देखो ज्योग्राफिकल चीजें पढ़ी आपने, लेकिन उससे हम एंशिएंट हिस्ट्री का डेवलपमेंट देखना कैसे, देखिए ये नेचुरल फ्रंटियर्स थे, जिसकी वजह से देखिए नदियों के इधर उधर ऊपर नीचे आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पर आपको रीजनल यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप कभी मत सोचेगा कि हम यहाँ पर एक ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस टोटली हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है ना, तो नेचुरल फ्रंटियर की तरह ये फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो वो लिखा है जस्ट एज दी, लिखा है मैं आपके पढ़ देता हूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम तुंगभद्र प्रोवाइडेड अ नेचुरल फ्रंटियर बिटवीन द वेरिंग पावर्स लाइंग टू इट्स नॉर्थ एंड साउथ। जैसे चालुक्यास ऑफ बादामी एंड राष्ट्रकूटा फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्वे देयर वे टू द साउथ ऑफ तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा के साउथ में राष्ट्रकूटास जो थे और चालुक्य ऑफ बादामी वो नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो इसको भी यहां पहले मेंशन कर लीजिए,
मेंशन कर लीजिए चालुक्यास ऑफ बादामी एंड राष्ट्रकूटास, ये कहां पर मिलेंगे आपको, लिख लीजिएगा ऊपर की तरफ चालुक्यास। तो एक तरह से ये क्लियर हो गया कि इस एरिया में आपको चालुक्यास मिल रहे हैं, चालुक्यास ऑफ बादामी प्लस, मतलब ऐसा नहीं कि इधर रह रहे हैं, ऊपर चालुक्यास ऑफ बादामी एंड राष्ट्रकूटास। ये मुश्किल होती थी इनको कि ये इसके साउथ नहीं जा पाते थे, ठीक है ना। और नीचे कौन मिलेगा तुंगभद्रा के, वो लिखा हुआ है पल्लवास, एंड सो ऑल्सो पल्लवास एंड चोलास फाउंड इट डिफिकल्ट कि वो ऊपर जा पाए, ठीक है ना, ये ऊपर जा पाए। तो यहां से पल्लवास एंड चोलास, तो ये आपको ये बता रहा है, तो ये ऊपर नहीं जा पा रहे थे और ये लोग नीचे नहीं आ पा रहे थे, ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ पा रहे होगे कौन सा डायनेस्टी किस जगह पर रूल कर रहा था और उसकी क्या लिमिटेशन थी, क्या उसके लिए नेचुरल बैरियर्स बन रहे थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केरला की। तो एक्सट्रीम, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम कोस्ट है ये तो अपना केरला, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम साउथ हो गया, एक्सट्रीम हो गया। और ये यहां पर क्या मिलता है हमको, मालाबार कोस्ट, है ना, ये कौन सा होता है, मालाबार कोस्ट। तो आई होप ये यहां पर आपको क्रिस्टल क्लैरिटी यहां पर मिल गई होगी, ये कैसे यहां पर रिवर्स चल रही है, और यही चीज यहां पर हमको डिस्कस करनी थी, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे ज्यादा कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको पासेस के थ्रू पास, मतलब यहाँ पासेस भी नहीं मिलेंगे इसको क्रॉस करने के लिए, बट यहाँ पर आपको पासेस मिलेंगे। तो इधर जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न मतलब जब हम यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, तो वेस्टर्न घाट्स में इधर नो पासेस, मतलब ऑफ कोर्स मिले कहीं कहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कैन बी पास थ्रू पासेस, ऐसे आप इसको मेंशन कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना। क्लियर है, रिवर्स की कहानी यहां तक क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर का जो मेन पोर्शन था वो हमने यहां पर क्लियर कर लिया। अब हम यहां पर 2-3 स्टेट्स की बात करेंगे, मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा अबाउट 3 स्टेट्स, ठीक है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे अपने 3 स्टेटों के बारे में, ठीक है। एक स्टेट आपकी हो जाएगी, लिखिएगा राजस्थान, सॉरी एक स्टेट आपकी हो जाएगी, एक स्टेट आपकी हो जाएगी गुजरात, ठीक है। लिखिएगा, पहले आप राजस्थान लिख लीजिए, राजस्थान, फिर एक लिख लीजिए आप गुजरात, फिर एक लिख लीजिए आप मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनके बारे में यहां पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इनमें यहाँ पर क्या क्या किस प्रकार की आपको रेंजेस, छोटी छोटी रेंजेस मिलेंगी, है ना। जैसे यहाँ पर हम अरावलीज की बात भी करेंगे, अभी हम लोग राजस्थान की बात करेंगे, तो है ना, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें इसके बाद मैंने आपको बताई, ये सब पूरा आपको मिल जाएगा इन योर पूरा थ्योरी में, पूरा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं, ये कैसे यहाँ पर हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना, ये उसकी बात है, हमारे अभी इस वाले एनसीईआरटी में नहीं, बट सिंपल सा आपको पता होगा कि पहले क्या था। आप देख सकते हैं कि पहले जो पूरा एक लैंडमास हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया, ठीक है। पैंजिया जब ब्रेकडाउन हुआ तो 2 पार्ट्स में हुआ, एक गोंडवाना निकल के आया, एक लॉरेशिया निकल के आया, ठीक है ना। इस गोंडवाना का पार्ट देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंडियन प्लेट यहाँ पर दिख रही है, और बाकी पूरा जो पानी था, एक ही लैंडमास था, बाकी पूरा पानी था, इसको बोलते हैं टेथिस सी। तो जब ये ब्रेक किया तो इंडियन प्लेट जो है वो धीमे धीमे क्या करती है, फिर वो मूव करना स्टार्ट करती है ऐसे, ये इंडियन लैंड मास है, और ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, और जाके फिर ये ऐसे लग जाता है यूरेशियन प्लेट के साथ, और यहीं पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर हिमालयाज जो है फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि आपका ज्यादा ज्योग्राफी का पार्ट है, ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो कैसे हिमालयाज जहाँ फॉर्म होते हैं वो यहाँ बता दिया मैंने आपको, और इसके बारे में जितनी भी यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल जोन में है, मानसून इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साउथ वेस्ट मानसून रेन लाता है जून से अक्टूबर, ये सब यहाँ पर ये आपको पूरा थ्योरी दिया गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पानी रहता है वीट बालने के लिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून लाता है, रेनफॉल लाता है तमिलनाडु के लिए, है ना। तो डिस्कवरी हुआ मानसून का, तो ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पर बढ़ने लगे। सो ऑल दीज आर द डिटेल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपके नोट्स बने बनाए हैं, ठीक है ना। रिवर्स को लेकर बात करी तो मैं आपको रिवर्स के बारे में सब बता चुका हूं, काफी इनका हर चीज बता दिया, कैसे एनुअल रेनफॉल हो रही है, कहां कहां पर हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब मैं सीधे आता हूं, ये सब चीजें यहाँ कवर हो गई हैं, ठीक है ना। और क्या रोल था रिवर्स का हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कलिंग के बारे में यहाँ हमने पढ़ा, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा, फिर हम डेल्टाइक प्लेन्स बता रहे हैं कैसे फॉर्म हुए, तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, कृष्णा और कावेरी वैली एक्सटेंड कर रही है वैगई रिवर और साउथ पन्ना रिवर तक, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ पर कौन कौन यहाँ पर रहता था। क्लियर है।
अब हम आते हैं अपने स्टेट्स की तरफ। एज आई टोल्ड यू, अब इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दिस इज द थिंग जो हमें डिस्कस यहाँ करना है राजस्थान से। क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर हैं, बहुत सिंपल चल रहा है। अब देखो जरा, और राजस्थान में क्या यहाँ क्या क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है राजस्थान की बात करेंगे तो ये आपका इंडस और गैंजेटिक बेसिन के बीच में यहाँ पर ये लोकेटेड है, और ये अरावली माउंटेन्स से डिवाइडेड है। एक तरफ आपको मतलब अरावली माउंटेन्स बीच में मिलेंगे, इधर और इधर ऐसे आपको मिलेगा, है ना। तो जो वेस्टर्न पार्ट है इस अरावली के राइट वेस्ट में, वो आपको थार डेजर्ट के रूप में मिलेगा, और वहाँ पर बहुत ही कम सेटलमेंट्स मिलेंगे। कुछ जगह पानी मिलेगा जिसको ओएसिस बोलते हैं, और वहाँ उसके आसपास लोग जो है रिसाइड करते हैं। ओएसिस में जो नदियाँ मिल जाएंगी, है ना, वहाँ उसको क्रॉस करने के लिए कैमल्स के थ्रू उसको क्रॉस किया जा सकता है। क्लियर है? तो ओएसिस का एरिया थोड़ा फर्टाइल होता था, वहाँ किसी थोड़े बहुत प्रकार के आपको चीज़ें जो ग्रो करते हुए मिल जाती थी। यहीं पर आपको राजस्थान में खेतरी कॉपर माइंस मिलेंगी, तो कॉपर का यहाँ पर बड़ा आपको अच्छा हिसाब किताब देखने को मिलता है। चलिए एक एक करके जरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या कि हमने जो पढ़ा है वही चीज़ें हैं कि नहीं। देखिए लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द गैंजेटिक सिस्टम। आपको समझ में आ गया ना, पूरा मैप आपके सामने क्लियर है। तो राजस्थान कहाँ बनेगा? इंडस सिस्टम और गैंजेटिक सिस्टम के बीच में। इंडस सिस्टम आपको दिख रहा है वेस्ट, और गैंजेटिक सिस्टम इसके बीच में आपको राजस्थान दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वेस्टर्न रीजन जो है वो थार डेजर्ट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। अब देखो आपको पता है कि ये जो एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको अरावलीज मिलेगा। तो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, यू विल फाइंड इट विल डेजर्ट, है ना, वही लिखा हुआ है, विद फ्यू फर्टाइल ओएसिस फॉर सेटलमेंट्स। कुछ ही ओएसिस हैं, और इन नदियों को यहाँ पर क्रॉस कैसे करेंगे? थ्रू विद द हेल्प ऑफ कैमल्स। ये मैंने आपको यहाँ पर अगेन बता दिया। नाउ साउथ ईस्टर्न पोर्शन जो है इसका, अब ये जो आप इसके साउथ ईस्टर्न पोर्शन में आओगे, यहाँ के आसपास आ जाओगे, तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखोगे सेटल्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। यहाँ पर आप कंपैरेटिव देखोगे, ज्यादा सेटलमेंट यहाँ मिलेगा। और खेतरी कॉपर माइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहाँ तारा लगा लीजिए। खेतरी कॉपर माइंस इन द रीजन अट्रैक्टेड सेटलमेंट्स इन चालकोलिथिक पीरियड। और चालकोलिथिक पीरियड जब आगे चलेंगे तो देखेंगे कॉपर यहाँ पर चालकोलिथिक पीरियड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो खेतरी कॉपर माइंस इन दिस रीजन अट्रैक्टेड सेटलमेंट्स। अब जाहिर सी बात है, लोग कहाँ रहना प्रेफर करेंगे? याद करो, जब मैंने आपको क्लास 6 का पहला वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे कहाँ कहाँ लोग सेटल हुए। नर्मदा के अराउंड बताया था, है ना, सुलेमान और किरथार रेंजेस के अराउंड बताया था, सेंट्रल इंडिया के आसपास बताया था मैंने आपको, फिर मैंने इंडस वैली बताया था, फिर मैंने आपको मगध यानी गैंजेटिक बेसिन में बताया था। लोग ऐसे सेटल हुए थे धीमे धीमे, राइट। ये पहला चैप्टर था मेरा। तो वही बता रहा हूं कि अब देखो, लोग आप ही समझ पा रहे होगे बेटा कि हाँ, लोग सेटल कहाँ करेंगे? लोग वहां सेटल करेंगे जहां पर आसान होगा उनके लिए जीना रहना। तो देखो, अगर यहाँ पर कॉपर माइन मिल रही है, कॉपर माइंस, और यहाँ से अगर लोगों को कॉपर मिलेगा, ले पाएंगे, तो वो इस कॉपर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मैं कहूंगा, और उनका रहना आसान हो सकता है, राइट। तो वही लिखा है, खेतरी कॉपर माइंस इन दिस रीजन अट्रैक्टेड सेटलमेंट्स इन दी चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड जब आएगा तो वहां हम देखेंगे कैसे खेतरी माइंस की वजह से वहां पर जो है रहना जो है वो ईजी हो गया। गुजरात की बात करेंगे तब आपको पता है, गुजरात नदियां नर्मदा, तापी, है ना, माही, साबरमती, ये रिवर्स आपको गुजरात के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यही रिवर्स है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, जो प्लेन्स इनको फर्टाइल बनाती हैं, फर्टाइल प्लेन्स, है ना। ये शेड्स ऑफ इनटू फर्टाइल प्लेन्स इरिगेटेड बाय रिवर्स लाइक दिस। पहले देखो जरूरत नहीं थी इरिगेशन की, पहले जरूरत नहीं होती थी, हम पहले मानसून पर डिपेंड होते थे, है ना। और मानसून मतलब हो गया तो नदियों में पानी आ जाएगा। तो पहले देखो जो इरिगेशन है वो यहाँ पर रिवर्स के थ्रू हो रहा है, राइट। सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द डेक्कन प्लेटो। अब देखो, मैंने सब चीजें इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मैं बता चुका हूं। और दूसरी बात ये है, हम पूरे मैप पढ़ते जा रहे हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जिसको थ्योरेटिकल है, इसको आप रीड कर लीजिए, इसी नोट से रीड कर लीजिए, है ना। अब इसमें आप देखो क्या मिलेगा, यू विल फाइंड एक बहुत लेस रेनी एरिया भी होता है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्लेटो। ये भी एक है, मतलब ये पॉइंटर्स हैं, बस आपको ध्यान रखने हैं, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बहुत ड्राई चैप्टर मैंने पहले बोल दिया। लेकिन जो आपका मेंस का आंसर क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर सफिशिएंट है। कैसे हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इंडिया के एंशिएंट डेवलपमेंट है। अब तो एक पॉइंट आपको निकल के आ गया, खेतरी कॉपर माइंस। अभी ज्योग्राफिकल फैक्टर ही तो है कि लोग यहाँ पर सेटल हुए और यहाँ की इकोनॉमी अलग टाइप से चली। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही ज्योग्राफिकल फैक्टर है, यही आपको यहाँ समझना है, ठीक है। कोस्टल एरिया इंडेंटेड सुटेबल फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्बर्स। आपको पता है पोर्ट्स वोर्ट्स बनने लग गए। गुजरात इज फेमस फॉर कोस्टल एंड फॉरेन ट्रेड। गुजरात में आप पता ही आपको, कोस्टल ट्रेड बहुत हुआ, फॉरेन ट्रेड यहाँ से बहुत होता है। आगे आ जाइए। फिर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बहुत बड़ा जंगल का एरिया मिलेगा आपको, है ना। अब यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं गंगा यमुना द्वाब का रीजा ये दिख रहा है। मध्य प्रदेश लोकेटेड है कहाँ पर? गंगा यमुना द्वाब के एरिया में, बाउंडेड बाय कहाँ कहाँ? चंबल नदी मिल रही है वेस्ट में,
सोन नदी मिल रही है ईस्ट में, नीचे आपको विंध्या की पहाड़ियां मिल रही हैं और नर्मदा रिवर मिल रही है साउथ में। तो आपको हर चीज यहां देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहां पर ये जो पूरा एरिया है मध्य प्रदेश का वो है, और दिस ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से ये एरिया यहां पर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास में। अब यहाँ काफी फर्टाइल प्लेन है, ये इंपॉर्टेंट है। एमपी इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू टू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। एमपी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। क्लियर क्लियर। चलिए आगे आते हैं, मध्य प्रदेश में कंटिन्यू करते हैं। विंध्यास आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, मोस्टली कवर करते हैं पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी, जो आपका मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी जो एरिया आपका मध्य प्रदेश का लगा हुआ है आज के प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ इन सबसे, तो उसकी बात करेंगे तो वहां पर आपको विंध्यास मिलेंगे। और इसका काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मिलता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखो गुप्ता पीरियड में ये एरिया लाइमलाइट में आता है। याद करो जो मैं आपको बता रहा था सिस्टम्स, इंडस, फिर वेस्टर्न गैंजेटिक, फिर मिडिल गैंजेटिक, फिर लोअर गैंजेटिक। गुप्ता पीरियड के टाइम में नॉर्थ बंगाल और लोअर गैंजेटिक आता है। तो देखो हम पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के उस एरिया की तरफ जहां लोअर गैंजेटिक है, तो गुप्ता की पीरियड में प्रोमिनेंस में आ रहा है ना। फिर वही लिखा है वेस्टर्न एमपी इंक्लूड्स, क्या क्या आता है वेस्टर्न एमपी में, क्या क्या आ रहा है, कौन सा एरिया, मालवा। आपको पता है इसके लिए बहुत बार लड़ाई हुई है मालवा के लिए, है ना, विच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 6th सेंचुरी बीसी। कई बार मतलब मालवा के लिए बहुत लड़ाइयां यहाँ पर हुआ करती थी। ऑब्वियसली बहुत ही मतलब यूजफुल एरिया, रिसोर्सफुल एरिया यहाँ पर ये है। मालवा सर्व्ड एज एन इंपॉर्टेंट हिंटरलैंड फॉर गुजरात पोर्ट्स। गुजरात पोर्ट्स के लिए हिंटरलैंड होता था, ठीक है ना। एंड विटनेस वॉर्स बिटवीन डेक्कन एंड दी नॉर्दर्न पावर्स। नॉर्दर्न पावर नॉर्थ की पावर्स और डेक्कन मतलब साउथ की पावर्स, ये दोनों पावर्स जो है लड़ती थी किसके लिए, मालवा के रीजन के लिए लड़ती थी, लड़ाई होती थी। की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो होता था वो होता था पोजीशन ऑफ मालवा, कि मालवा का कंट्रोल किस पे होगा। एंड गुजरात टुक प्लेस बिटवीन साकाज, सातवाहन्स, मराठास एंड राजपूत। इनके बीच में यहाँ पर ये लड़ाई जो है वो हुआ करती थी फॉर मालवा, ठीक है। अब आते हैं हम नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। बड़ा ही सिंपल पोर्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक बात जो है वो हम समझ चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। जैसे संस्कृत के बारे में मैंने आपको बताया कि संस्कृत डेवलप करती है। तो कुल मिला के अभी तक जो हमने पढ़ा, अब जो टॉपिक आ गया वो ये कि कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेजेस इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन कौन सी वो लैंग्वेज थी और कैसे कैसे कल्चरल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर बढ़े, वो हम यहाँ समझते हैं। देखो जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे जो पॉलिटिकल और जो कल्चरल जो यूनिट जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जोग्राफिकल फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप कहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रहे हैं, लोग या उस वक्त के जो डायनेस्टीज थी वो जब अपनी कैपिटल को सेलेक्ट करते थे कि कहाँ पर कैपिटल होनी चाहिए, वो उस हिसाब से सेलेक्ट करते थे, पाटलिपुत्रा, ठीक है ना। तो वो कैपिटल भी उस वक्त जोग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर सेटअप करी जाती थी। क्लियर है, बात समझ में आ गया। सो जोग्राफिकल फीचर्स डिफाइंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द एंशिएंट इंडिया एंड डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस एंड नेचुरल फ्रंटियर्स हिंडर्ड कंट्रोल बाय सिंगल रूलिंग क्लास। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, अब ये थ्योरी लिखी हुई है। एग्जांपल क्या दिया मैंने, कलिंग वाला, महानदी ऊपर, गोदावरी नीचे, बीच में कलिंग का एरिया। तो वही तो लिखा हुआ है कि डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस एंड नेचुरल फ्रंटियर्स हिंडर्ड द कंट्रोल बाय अ सिंगल रूलिंग क्लास। सिंगल रूलिंग क्लास जो रूल कर रही है वो उसको हिंडर कर रही है, रुकावट है। ईच रीजन डेवलप कर जाता है एक डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट में। भाई एक रीजन देखो बना कौन सा, कलिंग का, नीचे वाला साउथ ऑफ गोदावरी देखोगे तो वहां बन गया सातवाहनों का। यही बोला गया है, वही चीज समझाया गया। अब एग्जाम्पल बता चुका हूं, वही समझाया गया। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया श्रैंक, यहां पर लैंग्वेजेस जो आई वो कहां से ली गई, फ्रॉम द इंडो आर्यन स्टॉक। ये थोड़ा पॉइंट है जिसको आप लिख लीजिए। तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया शेयर्ड लैंग्वेजेस। अब देखो नॉर्दर्न इंडिया की लैंग्वेज और वेस्टर्न इंडिया की लैंग्वेज, अब यहां पर ये बात आ रही है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न सॉरी नॉट साउथर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। तो अब इमेजिन करो, अगेन इमेजिन करने की बात है कि भैया ये जैसे मान लीजिए आपका, ये आपका यहां पर, अब सोचिए नॉर्दर्न इंडिया कह रहा है और वेस्टर्न इंडिया, इधर की जो लैंग्वेज, ऑब्वियसली बात है ये जो एरिया था यहां पर जो भाई आर्यंस भी आए, तो क्या हुआ, ये कहां से, नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया शेयर्ड लैंग्वेजेस ड्राइव फ्रॉम द इंडो आर्यन स्टॉक। यहां पर लैंग्वेज इंडो आर्यन स्टॉक, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि संस्कृत जो है वॉज वाइडली कल्टिवेटेड अंडरस्टूड थ्रू आउट इंडिया। और मैंने आपको बताया भी जब मैं पहले पढ़ा रहा था कि संस्कृत जो है वो डेवलप करती है कश्मीर में, ये सब एरियाज में संस्कृत का, वो संस्कृत बिकेम अ सेंटर फॉर संस्कृत कल्टिवेशन, है ना। तो संस्कृत जो है ऑल ओवर इंडिया फिलहाल फिर भी बोली जाती है। नाउ जोग्राफिकल एंड कल्चरल इंटरकनेक्शंस इन एंशिएंट टाइम्स। देखो अब देखो विंध्या माउंटेन सर्व्ड एज बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अब जो ये विंध्यास है, देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये विंध्यास है। अब ये एक तरह का क्या हो गया, नॉर्थ वालों के लिए ये नॉर्थ वालों का एरिया हो गया, ये आपका साउथ वालों का एरिया हो गया।
तो ये एक तरह का बैरियर था, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा पाते थे इसकी क्रॉस करके, ठीक है, और यहाँ के लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो ये बैरियर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी जब हम बात करेंगे आगे जाके, नॉट एग्जैक्टली विंध्यास बट और भी हम बैरियर्स के बारे में देखेंगे। तो विंध्या माउंटेन एक तरह का बैरियर्स हो गए। फिर उसके बाद देखिए ट्राइबल पीपल लिव्ड इन द विंध्या रीजन। अब एक बात पहले देखिए, द्राविड, देखो नीचे वाली लैंग्वेज साउथ में यहां पर जो है वो द्राविडियन लैंग्वेज, द्राविडियन लैंग्वेज, ठीक है ना, यहां पर द्राविडियन लैंग्वेज चल रही है। द्राविडियन लैंग्वेज आर स्पोकन इन साउथ, इंडो आर्यन लैंग्वेज इन दी नॉर्थ, ठीक है ना। तो यहां जो बोली जा रही है वो कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी इंडो आर्यन, वो हो गई इंडो आर्यन। नॉर्थ में कौन सी बोली जा रही है, इंडो आर्यन। साउथ में कौन सी, द्रविडियन। और ट्राइबल पीपल जो हैं वो अभी भी यहाँ पर विंध्यास के एरिया में आपको यहाँ मिलेंगे, आज भी देखोगे आप ट्राइबल पीपल आपको इस जगह यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है। आगे देखिए कल्चरल कोस्ट, अब कोस्टल एरियाज की बात करते हैं। तो कोस्टल एरियाज जो है बता चुका हूं आपको, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बता चुका हूं, दोनों। फिर भी देखो यहाँ लिखा है कोस्टल एरियाज अलोंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स अट्रैक्टेड सेटलर्स एंड ट्रेडर्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कौन आएगा, सेटलर्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे ट्रेड करने के लिए, राइट और रॉन्ग। तो यहां पर मैंने बताया भी आपको कि भैया ट्रेडर्स, भाई जाहिर सी बात है कि इधर आपको कई जगह इसको, ये जो एरिया था आपको मालवा का बड़ा अच्छा हिंटरलैंड बन गया था गुजरात के पोर्ट्स के लिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कोस्टल एरियाज क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं सेटलर्स को, ट्रेडर को। सिंपल है, देखो उसमें कुछ है नहीं, इसलिए देखो मैंने अब लिखा अपने तरीके से ही है, ट्राइंगल बना हुआ है और पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। विंध्या माउंटेन्स वर नॉट इनसरमाउंटेबल बैरियर्स। अब ऐसा नहीं है कि ये इनसरमाउंटेबल हो कि भैया इसको क्रॉस ही नहीं कर सकता, इनसरमाउंटेबल नहीं है, ठीक है ना, इनसरमाउंटेबल नहीं है ये बैरियर्स, ठीक है ना। साउथ इंगेज्ड इन फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड। अब जो फॉरेन ट्रेड है वो ज्यादातर आपको साउथ इंडिया से मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर आपको पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, पोर्ट्स। और कोई भी अगर ट्रेड इधर की तरफ होना है, कोई अगर ट्रेड इधर की तरफ होना है, तो वो आपके साउथ इंडिया की तरफ से यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए साउथ इंडिया में आपको ट्रेड देखने को, यहां पर फॉरेन ट्रेड देखने को मिलता है। आगे देखिए पीपल मूव बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अब जाहिर सी बात है लोग जो है वो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में मूव करते थे, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ और लैंग्वेज एक्सचेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमेशा जब भी इस तरह का मूवमेंट होगा तो होगा। नॉर्दर्न पावर्स एंड सदर्न रूलर्स एक्सचेंज पोजिशंस, ये भी आपको देखने को मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है कभी नॉर्दर्न पावर चाहते थे कि हम सदर्न इंडिया पे कैप्चर करें, औरंगजेब ने कोशिश करी। सदर्न वाले चाहते थे कि वो ऊपर जाएं, है ना, जैसे हर्षवर्धन नीचे जाना चाह रहा, पुलकेशन टू ऊपर जाना चाह रहा है। तो इस तरह की कई जगह आपने देखा, जब मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाई थी, कई जगह मैंने इस तरह के एग्जाम्पल कोट किए थे, लड़ाइयाँ बताई थी। तो उस वक्त पर आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली तुम क्रक्स देख रहे हैं कि बहुत सारा देखो ये क्या हुआ। नॉर्दर्न पावर्स ऐसी थी, ये मोटे मोटे रूप में है कि नॉर्दर्न पावर्स जो है वो सदर्न रूलर्स और अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये क्रक्स है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में निकल के आ रहा है, ठीक है ना। फिर लिखा है ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड कल्चरल लीडर्स कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज। अब सबका कंट्रीब्यूशन था, ये जो एक्सचेंज हुआ है नॉर्थ साउथ के बीच में, तो आप देखोगे कि इसमें कंट्रीब्यूशन ट्रेडर्स का भी है। ट्रेडर्स नॉर्थ से साउथ गए, साउथ से नॉर्थ आए, तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, है ना, आपको देखने को मिला। लीडर्स गए, रूलर्स गए, फिर बहुत सारे मैट्रिमोनियल लाइंसेस देखने को मिलेंगे आपको ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ के बीच में हुआ, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, इस तरह के बहुत सारे आपको अभी एग्जाम्पल्स थ्रू आउट एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेंगे। टू वे ट्रैफिक एक तरह से बना रहा, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा क्या, इसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंजेस, अगेन वही पॉइंट, टू वे ट्रैफिक फैसिल होता रहा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता रहा। A network of interconnections existed from prehistoric times onwards. एक नेटवर्क बना रहा, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इंटरकनेक्टेड ड्यू टू द कॉमन नीड फॉर रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक रिसोर्स कोई एक जगह तो मिलेगा नहीं, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि एक रिसोर्स है तो वो हिंदुस्तान में सब जगह, सॉरी एक रिसोर्स है तो वो आपको सब जगह मिल जाएगा, नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर, पर दूसरे की नीड है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, मूव्ड। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो यहां पर नेचुरल रिसोर्स मूव कर रहा है, वैसे थोड़ी खुद मूव करेगा, ऑब्वियसली दूसरे जो रीजन के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको वहां से लेकर जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर कल्चर इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं मिनरल्स की, जहां मैंने आपको बताया कि वी विल डिस्कस अबाउट क्या क्या, मैंने आपको बता दिया, वी विल डिस्कस अबाउट, ये सब आपके नोट्स का पार्ट है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, डिलीट कर दूं कि छोड़ दिया करूं, एक बार बता देना कि लिखा वाला पोर्शन डिलीट कर दूं, छोड़ दूं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है
वो डिस्कस करेंगे। व्हाट, जस्ट अ मिनट, शायद मैंने इसको बताया हुआ है कहीं नीचे। एनीवे, खैर ये मैं आपको समझा चुका हूं, पर खैर कि वी विल डिस्कस अबाउट दी मिनरल्स। कौन कौन से, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ब्रॉन्ज की, हम लोग बात करेंगे पहले कॉपर की, ब्रॉन्ज की, है ना, टिन की, गोल्ड की, सिल्वर की, इन सब मिनरल्स की यहाँ बात करेंगे। जहां जहां आपको इस तरह की मिनरल्स की रिसोर्सेस जगह में मिलते रहेंगे, वहां पर आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वहां पर वो इकोनॉमी काफी फ्लरिश कर रही होगी। हमें कैसे पता चलता है, ऐसा होता है ना सर, कैसे पता चला कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कैसे पता चलेगा कि भाई उस वक्त टिन का इस्तेमाल था कि कॉपर का इस्तेमाल था? कैसे पता चलेगा? चलिए उसको यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, अब इसको तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यस प्लीज। देखिए, सबसे पहले आप देखोगे तो पहले ब्रिक्स के थ्रू यहां पर चीजें बनती थी, कंस्ट्रक्शन होता था वो ब्रिक्स के थ्रू यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन साउथ इंडिया में चले जाओगे तो बड़े बड़े पत्थरों से वहां पर कंस्ट्रक्शन किए जाते थे। एज यू कैन सी, ये देखिए यहां पर आपको इस तरह का यहां मिलेगा कि बड़े बड़े इस तरह के स्टोन्स का इस्तेमाल करके स्क्रिप्चर्स, ये सब चीजें यहां पर जो है बनाई जाती थी। तो एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। जैसे अबंडेंस ऑफ थिकली फॉरेस्टेड एरियाज थे इन द इंडियन प्लेन्स। तो फॉरेस्ट जो है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें वो प्रोवाइड करते हैं फोरेज, फ्यूल, टिम्बर, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो जो अर्ली कंस्ट्रक्शंस होते थे वो हमारे टिम्बर के थ्रू होते थे, है ना। टिम्बर के हाउसेस देखने को मिल रहे हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आया पाटलिपुत्र की बात करें, इंडिया का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल है टिम्बर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पाटलिपुत्रा में टिम्बर के बने हुए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहां पर देखने को मिलती हैं। तो पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या था, टिम्बर से चीजें बन रही हैं। ध्यान रखना, पहले कहां से, टिम्बर से। क्यों? थिक फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट से क्या मिलेगा हमको, हमें फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करेगा, टिम्बर प्रोवाइड करेगा। तो एक यहां पर ये ध्यान रखना कि पहले क्या था, थिक फॉरेस्ट। तो थिक फॉरेस्ट से क्या मिल रहा है हमको, फॉरेस्ट क्या मिल रहा है हमको, टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हमको टिम्बर मिल रहा है तो टिम्बर से क्या मिलेगा हमको, टिम्बर हाउसेस। पहले तो ये हो रहा था, और ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस स्टोन्स इंक्लूडिंग सैंडस्टोन, ये हमें कंस्ट्रक्शन और टूल मेकिंग में काम आता था, ठीक है ना। और ये आपको ज्यादातर साउथ इंडिया में इस प्रकार की चीजें जो है देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको इससे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। स्कल्पचर्स वो लिखा है देखो, स्टोन टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स वेर मोस्ट प्रेवलेंट, मोर प्रेवलेंट इन द डेक्कन एंड दी साउथ इंडिया, ठीक है ना। अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स इन हिली एरियाज एंड रिवर वैलीज, बता चुका हूं भाई, रिवर वैलीज में लोग रहे, जहां पानी अवेलेबल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, है ना, लोग ऐसे जगह सेटल हुए। नॉर्दर्न प्लेन्स हैड वेरी फ्यू स्टोन कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये जो स्टोन कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में कम था। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको अभी इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट साउथ इंडिया में एट द सेम टाइम ये आपको स्टोन्स की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैड फ्यूअर स्टोन कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रीलिम्स में इस तरह की लाइन लिख के आ जाए कि द नॉर्दर्न प्लेन्स हैड, ऐसे लिख दे, नॉर्दर्न प्लेन्स हैड मोर स्टोन कंस्ट्रक्शंस देन दी सदर्न इंडिया। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न प्लेन्स में स्टोन कंस्ट्रक्शन कम था। क्लियर। कॉपर की बात करते हैं हम लोग। अब कॉपर आपको पता है, खेतरी माइंस की बात हम कर रहे थे राजस्थान की। तो कॉपर जो है हमारे यहाँ इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जगह जगह आपको कॉपर माइंस देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। रिचेस्ट कॉपर माइंस कहाँ पर है, सिंघभम, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, छोटा नागपुर प्लाटो, इन सब जगह आपको रिचेस्ट कॉपर माइंस मिलेंगे। अब देखो, जहां पर कॉपर माइंस वहां पर सेटलमेंट्स होंगे और वहां की इकोनॉमी ज्यादा फ्लरिश कर रही होगी। एंशंट में क्या हुआ, एंशंट वर्किंग्स एंड साइंस ऑफ कॉपर माइनिंग इन द एरिया। तो एंशंट टाइम्स में कॉपर माइनिंग होती थी, ये हमको यहां पर पता चल रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अर्ली पीपल जो थे बिहार की, वो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, वो सिंघभम डिस्ट्रिक्ट से लेते थे, हजारीबाग से वो लोग यहाँ पर कॉपर माइंस जाके कॉपर माइंस को एक्सप्लॉइट करते थे। तो अर्ली पीपल, जब बात कर रहे हैं कॉपर की, तो जो एंशिएंट टाइम्स की बात करेंगे हम लोग, एंशिएंट टाइम्स में, तो एंशिएंट टाइम्स में जो कॉपर है, सीयू, कॉपर सीयू, तो जो बिहार के लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देखो पूरे ऑल ओवर कंट्री का बता दिया आपको, लेकिन बिहार की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली वो सिंघभम जाएंगे और हजारीबाग जाएंगे, ठीक है ना। कॉपर टूल्स ही मिलते हैं हमको कहां पर, साउथ बिहार में। तो हमको ये बताता है कि अच्छा, अब देखो लोग क्यों सेटल हुए वहां पर, उनको पता चला कि यहाँ पर कॉपर माइंस हैं, तो वहां रहे, कॉपर को एक्सप्लॉइट किया वहां से, और उन्हें कॉपर टूल्स बनाए वहां पर, ठीक है ना। ऐसे यहां सेटलमेंट हुआ। क्लियर हो रहा है। रिच कॉपर माइंस बता दिया, खेतरी माइंस राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपको रिच कॉपर डिपॉजिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं।
तो जहां कॉपर डिपॉजिट्स वहां लोग रहे, कॉपर के फिर इंप्लीमेंट्स, कॉपर के टूल्स यहां पर बनाए गए। प्री वैदिक एंड दी वैदिक पीपल ये इसको टैप करते थे, टैप्ड इनटू दीज माइंस। कॉपर बेल्ट्स, खेतरी जोन, अब देखो बिलोंगिंग टू अ पीरियड बिफोर 1000 बीसी। अब ये जो जहां कॉपर इंप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो एक बात श्योर है कि यहां पर ये चीज जो मिल रही है कॉपर बेल्ट्स, खेतरी माइंस, ये 1000 बीसी से पहले की बात है, क्योंकि 1000 बीसी में तो हम और आगे आ जाएंगे, गैंजेटिक बेल्ट की तरफ, मिडिल गैंजेटिक बेल्ट की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई। तो अभी आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई है, तो इसीलिए कहां पर हम, राजस्थान की साइड पे। ये तो अभी आप देख रहे हो कि आपको हजारीबाग, छत्तीसगढ़ का एरिया सब में मिल रहा है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो पहले हम कहां पर देख रहे हैं, खेतरी माइंस की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, तो सबसे पहले हम कहां देखेंगे, बिहार बाद में देखना, क्योंकि बिहार तो आपका मिडिल गैंजेटिक बेल्ट आ गया, लोअर की तरफ बढ़ने लग जाओगे आप, है ना। तो पहले कहां पर, खेतरी माइंस, रिच कॉपर डिपॉजिट, खेतरी माइंस, राजस्थान। क्लियर है? तो ये शो करता है कि 1000 बीसी से पहले की बात है। 1000 बीसी में तो आपको मिल जाएगा आयरन, तो लोग बढ़ने लग जाएंगे गंगा यमुना द्वाब की रीजन की तरफ, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी की तरफ, और जब जंगल काटेंगे तब वहां उनको और माइंस मिलेंगी, ठीक है ना। कॉपर इन्वेस्टेड विद प्योरिटी बाय हिंदूज एंड देयरफॉर आप देखोगे कि रिलीजियस रिचुअल्स में कॉपर का यहाँ पर बहुत इस्तेमाल होता है, यूटेंसिल्स ये सब यहाँ पर यूज किए जाते हैं, है ना। इंडिया प्रोड्यूसेस वर्चुअली, अब देखो हम बात कर रहे हैं टिन की। अब देखो टिन की बात करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रॉन्ज नहीं था, कैसे कह सकते हैं? देखो ब्रॉन्ज जब बनता है ना, तो कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। और हमारे पास अगर टिन नहीं है, तो ब्रॉन्ज जाहिर सी बात है कि हम फिर नहीं बना सकते। इसलिए थोड़ा बहुत जो ब्रॉन्ज आता था वो हमें इंडिया में मिलता था, लेकिन एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे होते थे कहीं दूसरे कंट्री से, वहां से आ रहा था, वो भी फिर लिमिटेड नंबर होता था। इसलिए जो एक्चुअल ब्रॉन्ज जो पीरियड है इंडिया के अंदर, वो नहीं चलता है, वो नहीं होता। वो ये लिखा है, देखो, इंडिया प्रोड्यूसेस वर्चुअली नो टिन टुडे। आज के डेट में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एंड इट वाज स्केयर्स इन एंशिएंट टाइम्स, और एंशिएंट टाइम्स में बहुत स्केयर्स था। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्रॉन्ज बनाना है, देखो टिन जो है पॉसिबली उस वक्त कहां मिल रहा है, राजस्थान में, अगेन राजस्थान, साउथ मध्य प्रदेश एंड बिहार। डिपॉजिट्स ऑफ टिन वर्चुअली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आज की डेट में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना कि ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स जब बनते हैं, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वेर लिमिटेड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ टिन। मैंने बताया आपको कि ब्रॉन्ज कैसे बनाओगे आप, ब्रॉन्ज बनाना है तो यू विल हैव टू टेक टिन प्लस कॉपर। आपके पास ये तो है बट ये नहीं है, लैक कर रहे हो इसमें आप, तो ब्रॉन्ज नहीं बन सकता आपका भाई। समझ में आ रहा है? सो हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड टिन, कहां से लेते थे टिन को? वो लेते थे फ्रॉम राजस्थान। भाई हड़प्पन तो उस वक्त तो और है ना, इंडस के वहां पर रह रहे थे, तो राजस्थान से ले रहे थे। मेन सप्लाई उनकी कहां से आ रही थी? अफगानिस्तान से, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड नंबर में थी। ऐसा नहीं था कि यहां पर जो सप्लाई उनको मिल रही है टिन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिल रही हो, ऐसा नहीं था। इंडिया हैड नो प्रॉपर ब्रॉन्ज एज एक्चुअली, वही मैं आपको बताना चाह रहा था, कंपेयर टू दी वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड क्रेट। तो इंडिया में आपको प्रॉपर कोई ब्रॉन्ज एज देखने को नहीं मिल रही है, ये यहां पर ऑथर आर एस शर्मा कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? क्यों नहीं मिल रही है वो भी क्लियर होगा, क्योंकि टिन नहीं है ना आपके पास, और जब ब्रॉन्ज है बनता ही कॉपर और टिन से है। कॉपर तो है खेतरी माइन, सिंगमम, हजारीबाग, इन सब जगह से ले लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट टिन? वो नहीं है। थोड़ा बहुत जो एंशिएंट, आज तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो एंशिएंट टाइम में था, बहुत स्कार्स था, वो राजस्थान से मिल जाता था। लेकिन एक्चुअली इंडस वैली के लोग राजस्थान से लेते, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट मिलता था, मेन सप्लाई जो उनकी होती थी, वो अफगानिस्तान से होती थी, बट वो भी बहुत लिमिटेड नंबर में होती थी। इसलिए हम ये यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रॉन्ज एज इंडिया में प्रॉपर यहाँ पर नहीं चलती है। क्लियर? टिन इंडिया डेवलप कनेक्शन, अब भारत ने कनेक्शन डेवलप किए म्यांमार से, मलाय पेनिनसुलर से, और यहां पर आपको टिन बहुत मिलता है। अब इंडिया के कनेक्शन जो है साउथ ईस्ट एशिया से यहां पर हो गए। अब जब वहां से कनेक्शन हो गए तो वहां से फिर हमको बहुत ज्यादा टिन मिला और हमने ब्रॉन्ज बनाया। तो ब्रॉन्ज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर स्टैच्यूज ऑफ गॉड्स इन साउथ इंडिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड कैसे करोगे? कैसे आप ट्रेड करोगे? क्योंकि आप म्यांमार से कनेक्शन बना रहे हो ना, आप मलाय पेनिनसुला से बना रहे हो, तो आपका ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से हो रहा होगा, है ना, और आपका ट्रेड साउथ इंडिया में होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कनेक्टेड है सब चीजें, ठीक है ना। बिहार ब्रॉन्ज ऑफ पालाटाइन्स पॉसिबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम गया। अब जो ब्रॉन्ज, बिहार ब्रॉन्ज है, वो कहां से? गया से, हजारीबाग से, इन सब जगह से आपने यहां पर क्या किया है? ऑब्टेन किया हुआ है। क्लियर हो गया यहां पर बात? नाउ आयरन, अब ऑब्वियस ऑफ कोर्स आपको पता है अबंडेंस जो है वो हमारे पास, जो आयरन ओर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, आयरन ओर्स इंडिया में आपको अबंडेंट आयरन ओर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है?
ठीक है, तो पर्टिकुलरली कहाँ पर, साउथ बिहार में, ईस्टर्न एमपी में और कर्नाटका में आयरन ओर जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब स्मेल्टिंग जो टेक्निक होती है, स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है, कैसे यहाँ पर पिघलाया जाता है ना, तो हम जब आयरन ओर से आयरन बना रहे हैं, तो हमको स्मेल्टिंग का जब प्रोसेस पता चला टेक्निक, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया किसका, स्टील का, एंड इट्स एप्लीकेशन इन वॉरफेयर एंड एग्रीकल्चर। इस तरह से चीजें डेवलप होना शुरू हो गई। तो आयरन की अवेलेबिलिटी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आप देखोगे फर्स्ट एम्पायर देखोगे, इसलिए मगध के अराउंड बनता है, तो बिहार में बहुत ज्यादा यहाँ पर था, पता है ना, लिखा हुआ है अबंडेंस ऑफ आयरन कहाँ, साउथ बिहार। तो वहां जब लोग बसे, क्यों बसे, वहां पर आपको क्या मिल रहा है, वहां पर आपको आयरन ओर्स मिल रहे हैं। आपको स्मेल्टिंग का प्रोसेस पता चल गया, आपने स्टील बनाना शुरू कर दिया, स्टील बनाया तो आपने वॉरफेयर के उसके लिए इक्विपमेंट बना लिए, आपने एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट बना लिए। तो आयरन अवेलेबिलिटी जो है प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर इन मगध, है ना। कई लोग कमेंट करते हैं सर पूरा चैप्टर लिख के पढ़ाया करो। देखो यार ये सब चीजें ना ऐसी हैं कि इसमें बहुत थ्योरेटिकल है, पता ही है आपको। तो यहाँ जो पॉइंटर्स लिखे हैं उन पॉइंटर्स को आप निकाल लो, ऐसे ही इसको पढ़ो, कुछ इसमें और है नहीं, ठीक है। आयरन, नाउ आयरन का जो यूसेज है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोमिनेंस ऑफ अवंती इन द, अब आयरन की मदद से आप देखोगे अब 6th एंड 5th सेंचुरी बीसी में अवंती प्रोमिनेंस में आता है। आयरन ओर्स आपको आंध्रा एंड कर्नाटका के में मिलेंगे, उसका जो है उसमें उसको इस्तेमाल किया गया है, सातवाहनों ने इस्तेमाल किया। तो देखो अवंती प्रोमिनेंस में आया आयरन यूसेज से इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 6th एंड 5th सेंचुरी में, ठीक है। सातवाहन यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं आयरन ओर्स को, आंध्रा के और आंध्र प्रदेश के। लेड की बात करते हैं, यानी लेड मतलब पीबी जो शॉर्ट फॉर्म होता है। आंध्रा इज नोन फॉर दैट, फॉर व्हाट इज लार्ज रिसोर्स, है ना। सातवाहन जो है जो यहाँ पर रूल कर रहे थे आंध्राज में। अब क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको रिवर्स के बारे में रिवर्स के थ्रू बता दिया कलिंग कौन सा है। जब मैं बोलूंगा सातवाहन तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो आंध्रा में बहुत ज्यादा आपको लेड रिसोर्स मिलेगा। सातवाहन जो आंध्रा में रूल कर रहे थे वो लीड के कॉइन्स बनाते थे, लेड कॉइन्स। लेड के कॉइन्स आपको यहां पर दिखेंगे कि सातवाहन जो है वो उसको बनाते थे। क्लियर, इंपॉर्टेंट। लेड में हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाउन्स इन राजस्थान, यहां से भी हो सकता हो कि लेड को यहां से ऑब्टेन किया गया हो, यह चीज भी यहां पर पॉसिबल हो सकती है। सिल्वर लास्ट चीज। अब देखो सबसे पहले जो अर्ली कॉइन्स थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। पंच मार्क्ड समझ रहे हो, मतलब उस कॉइन्स पे मार्किंग है, पंच किया गया है, ठीक है। पंच मार्क कॉइन्स है और ये हमें सिल्वर से बनते हुए मिलते हैं, प्राइमरीली जो है वो सिल्वर से। तो सिल्वर की बात करेंगे तो पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं, सिल्वर से बने हुए पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है ना। और सिल्वर माइंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कहाँ, खड़गपुर हिल्स में आपको मिलेंगी, इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आपको इस जगह मिलेंगी। तो देखो मिनरल्स के बारे में बताया जा रहा है, ज्योग्राफी का पार्ट है और कहाँ मिल रहा है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में यहाँ पर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ोगे ही, आपको कभी पढ़ना ही होगा तो लेड के बारे में, सिल्वर के बारे में जानोगे ना, कहाँ मिल रहा है, खड़गपुर हिल्स में मिलेगा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। सिल्वर का यूसेज जो है वो देखोगे अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स में देखने को मिलता है बिहार के अंदर। ऑब्जर्व्ड इन दी अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो अर्लीस्ट सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स बनते हैं बिहार के अंदर, तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। बस मुश्किल से, ठीक है। अब गोल्ड की बात करेंगे। अब गोल्ड के बारे में आपको पता है यहां पर सबसे बड़ा डिस्कशन होगा कोलार माइंस का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोलार माइंस की यहां पर बात जो है वो होती है। तो गोल्ड कलेक्टेड फ्रॉम रिवर स्ट्रीम्स इन द प्लेसर्स, तो गोल्ड कहां से कलेक्ट किया गया, रिवर स्ट्रीम्स में, ठीक है। जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं ना, जब ऊपर से लेके आती है नदियां और छोड़ देती है, तो प्लेसर डिपॉजिट्स, तो वहां से आपको गोल्ड कलेक्ट हो सकता है। अब कोलार गोल्ड फील्ड्स कहां पर, कर्नाटका, ये काफी रिनोन्ड है, मैंने ऑलरेडी बताया कोलार माइंस काफी रिनोन्ड है, काहे के लिए, गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए, है ना। गोल्ड डिपॉजिट्स आपको यहां पर मिलता है, गोल्ड डिपॉजिट्स यहां पर आपको दोस्तों मिलता है। तो अर्ली ट्रेसेस ऑफ गोल्ड जो है वो हमको मिले हैं कहां पर, स्टोन एज में। कब मिले हैं, साइट कहां पर, कर्नाटका में। तो हमें जो अर्लीस्ट ट्रेसेस मिलते हैं गोल्ड के वो हमें स्टोन एज के दौरान मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ गोल्ड शुरू होता है 2nd सेंचुरी एडी से, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेशन से मुझे याद आया कि आपको भी अपना एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाना है, एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है आपको अपने आप को। और जब मैं बोल रहा हूं ऐसा, तो मेरा मतलब ये है कि मतलब ऐसा ना हो कि आप लोगों के प्रेशर में आ जाए, फिर लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको बर्बाद होना चाहिए, चाहते हैं कि बर्बाद हो जाओ, बोलते रहेंगे अरे तुम तो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया हो पढ़ने में,
प्रेशर डाल देते हैं। ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही है, प्रेशर डालना, वो नहीं होने देना है। गोल्ड, कोलार कंसिडर्ड द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द गंगा डायनेस्टी। अब जो गंगा डायनेस्टी के यहाँ लोग थे इन साउथ कर्नाटका, कोलार उनकी कैपिटल थी। अब सोचो कि यहाँ पर गंगा जो है, गंगाज यहाँ रह रहे थे, जो गंगा डायनेस्टी थी, गंगाज यहाँ रह रहे थे साउथ कर्नाटका में, तो उनकी कैपिटल थी कोलार। अब सोचो वहाँ अगर गोल्ड मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कितना अच्छी वहाँ इकोनॉमी हो जाएगी। गोल्ड प्राइमरीली हमको मिल रहा है सेंट्रल एशिया से एंड रोमन एम्पायर। गोल्ड कॉइन्स केम इनटू रेगुलर यूज इन द फर्स्ट 5 सेंचुरीज एडी। अब ये भी आपको बता चुका हूँ, जब मैं गोल्ड कॉइन्स की बात करता हूँ एशियन हिस्ट्री गुप्ता पीरियड के टाइम पे सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। लोकल रिसोर्सेज इनसफिशिएंट टू मेंटेन गोल्ड करेंसी लॉन्ग टर्म। तो ये सब चीज़ें बहुत जनरल पॉइंट है कि लोकल रिसोर्सेज इतने हमारे पास नहीं थे कि हम मेंटेन कर पाते गोल्ड करेंसी को लंबे समय तक। तो ये यहाँ पर एक चीज़, एक पॉइंट है जो आपको यहाँ याद रखना है। स्टोन्स, पर्ल्स, ये सब भी चीज़ मिल रहे हैं इंडिया में, ये सब भी आपको प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल्स मिलते हैं ना, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सेंट्रल इंडिया में, उड़ीसा में, साउथ इंडिया बहुत रिनोन्ड है जहाँ पर आपको प्रेशियस जो स्टोन्स हैं उनका यहाँ पर उत्पाद होता है, उनका यहाँ पर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो हमको क्रिश्चियन एरा के अर्ली फेज में मिलता है। इन दी अर्ली क्रिश्चियन एरा में आपको रोमन्स के दौर में मिलेगा। तो प्रेशियस स्टोन्स वर सॉट आफ्टर बाय द रोमन्स इन दी अर्ली क्रिश्चियन एरा। तो रोमन्स इसको यहाँ देखते हैं अर्ली क्रिश्चियन एरा में, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ खास पॉइंट इसमें वो नहीं है। तो जो मेन था दोस्त वो था आपको भारत की ज्योग्राफी को समझना, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हाँ, ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स हैं या ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट को डेफिनेटली इम्पैक्ट किए, चाहे वो हिमालयाज हो चाहे वो रिवर्स हो। हमने दोनों देखा और इन दोनों में हमने जगह जगह के कल्चर्स बताए, ऐसे हमने कल्चरल डेवलपमेंट देखा, हमने कैसे देखा कि कैसे कल्चरल इंटरकनेक्शंस बढ़ जाते हैं, कैसे ट्रेड बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। फिर हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब के राजस्थानी खेतरी माइंस के बारे में, है ना, गुजरात के बारे में, गुजरात के मालवा के बारे में जो की पॉइंट्स थे, जैसे राजस्थान का खेतरी माइंस की पॉइंट, गुजरात का मालवा की पॉइंट, मध्य प्रदेश का जो एरिया है सराउंडेड, आपको ऊपर नीचे विंध्यास मिल रहा है, नर्मदा मिल रही है, सब चीज़ें इधर सोन मिल रही है, अलग अलग चीज़ें, की पॉइंट। फिर आपके मिनरल रिसोर्सेज, नॉर्थ इंडिया में कैसा था, कम स्टोन की कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, टिम्बर हाउसेज वहाँ बनाए जा रहे हैं, साउथ में आपको बड़े स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, राइट। फिर हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट दी ब्रॉन्ज, भाई हमारा टिन नहीं मिलता है, कॉपर मिल रहा है पर टिन नहीं है, टिन नहीं है तो कैसे ब्रॉन्ज बनाओगे, नहीं बना सकते आप ब्रॉन्ज। तो टिन जो थोड़ा बहुत, अब तो बिल्कुल नहीं है, पहले थोड़ा बहुत था, वो राजस्थान से था। अर्ली एक्चुअली मेन सप्लाई कहाँ से होती थी, हमारी अफगानिस्तान से होती थी उस वक्त, है ना। तो टिन बनता था, टिन होता था तो हम ब्रॉन्ज बना लेते थे, बट एक्चुअली इसलिए कंक्लूड ये किया कि ब्रॉन्ज एज नहीं होती थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो हमने देखा फिर ब्रॉन्ज एज आ गए, फिर कैसे थोड़ा बहुत ब्रॉन्ज के आइटम्स बनाए गए, इंप्लीमेंट्स बनाए गए, टूल्स बनाए गए। फिर हमने ब्रॉन्ज के साथ साथ हमने लेड के बारे में देखा, हमने गोल्ड के बारे में देखा, हमने प्रेशियस स्टोन्स हैं उनके बारे में देखा, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। सो दिस इज़ इट विद द एंटायर चैप्टर। होपफुली आपको ये इतना पूरा पार्ट, ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो कोशिश करिएगा ये आंसर आप लिख के दिखाएं जो मैंने आपको बताया, व्हाट आर दी फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस बार के पेपर में आया है, इस बार के मेंस में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।